आज एक बिल्कुल न्यू सीरीज आई है जिसकी एक्सप्लेनेशन मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए। आप में से जिसने भी पोकेमॉन देखा है, ये सीरीज आपको थोड़ी थोड़ी उसकी तरह वाइब देने वाली है और इसके साथ ही इसके एनिमेशन और ग्राफिक्स काफी ज्यादा कमाल के हैं, जिससे आप लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा बोर ना करते हुए मैं एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करती हूँ। सीरीज के स्टार्टिंग में हमें एक हाइबरनेटिंग ड्रैगन को दिखाया जाता है जो की एक एग लेकर वहाँ से भाग रहा था और हेवंस के मास्टर अपने अपने स्पिरिट बीस्ट के साथ उसका पीछा कर रहे थे ताकि वो उसे इम्प्रिजन कर सके। वो ग्रीन ड्रैगन अपने फ्लेम को रिलीज करते हुए उन सभी मास्टर्स को खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा था, पर वो उसे ट्रैप करने के लिए अपने थंडर नेट का यूज करते हैं, जिन्हें वो ग्रीन ड्रैगन अपने फ्लेम से जलाने की कोशिश कर रहा था, पर फिर बुरी तरीके से उसे बिजली के झटके लगने लगते हैं। इससे पहले कि वो नीचे गिरकर अपने होश खो देता, वो खुद को संभालते हुए वहाँ से उस एग को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसे इस तरीके से एस्केप करता देखकर वो तीनों के तीनों सोल्जर एक फॉर्मेशन क्रिएट करके काफी पावरफुल थंडर रिलीज करने लगते हैं और इतने पावरफुल थंडर अटैक से हिट होने के बाद वो ड्रैगन तेजी से नीचे गिरने लगता है, जहां नीचे गिरते हुए वो इन्हीं तीनों सोल्जर्स की आंखों के आगे से किसी जंगल में खो गया था। ये तीनों जनरल काफी देर तक उसे ढूंढते हुए वहां से चले जाते हैं जब इनके हाथ कुछ नहीं लगता। इसके बाद हमें गैंगलो सिटी में चू फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ यांग फैमिली के काफी सारे सोल्जर्स मिलकर चू फैमिली का नामो निशान मिटा देते हैं। अपने लोगों को अपनी आंखों के सामने इस तरीके से मरता देखकर चूमो, जो कि चू फैमिली का यंग मास्टर है, वहाँ से बचकर अपनी जान बचा रहा था। चूमो अपने दो गार्ड के साथ भागते भागते जंगल में पहुंच जाता है, जहां उन्हें काफी सारे खतरनाक बीस्ट फॉलो कर रहे थे। इन बीस्ट की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि ये वुल्फ चारों तरफ से उन दोनों को घेर चुके थे। तभी यहाँ एक एक करके उन बीस्ट के ओनर यानी यांग फैमिली के एल्डर्स आ जाते हैं, जो कि ये कह रहे थे कि चूमो को यहाँ मारने के बाद वो सारी की सारी चू फैमिली का खात्मा कर देंगे, क्योंकि अब बस वही बचा है अपनी फैमिली से। अपनी फैमिली के बारे में ये बात सुनने के बाद उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, पर तभी यहाँ यांग फैमिली के सोल्जर्स की बॉडी पर व्हाइट आई डीमन का कंट्रोल हो गया था। ये व्हाइट आई डीमन इतना ज्यादा पावरफुल है कि अगर इसका होस्ट इसे सोल पावर नहीं प्रोवाइड कर सकता तो ये उसी की बॉडी को अटैक कर देता है। जहां इस व्हाइट आई डीमन को अभी एनर्जी की काफी ज्यादा जरूरत थी, इसलिए जो भी इसके सामने आ रहा था वो उसकी सोल पावर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। ये देखने के बाद वहां मौजूद सभी लोग काफी बुरी तरीके से डर गए थे। वो वुल्फ बीस्ट भी इन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे, पर इसकी एनर्जी से रिफ्लेक्ट होकर काफी ज्यादा दूर हो जाते हैं। हम इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये व्हाइट आई डीमन कितना ज्यादा खतरनाक है। तभी अचानक से वहाँ पर एक फॉर्मेशन अपीयर हो जाती है जो कि उस डीमन को ट्रैप कर चुकी थी, और ये फॉर्मेशन और किसी ने नहीं बल्कि यांग फैमिली के चीफ एल्डर ने बनाई थी, जो कि अपने फ्लाइंग टाइगर बीस्ट पर बैठकर वहाँ पर हाजिर हो जाते हैं। अपने चीफ एल्डर को देखने के बाद ये सभी उन्हें ग्रीट कर रहे थे, और ये व्हाइट आई डीमन और कोई नहीं बल्कि इन्हीं का एक पेट है, जो कि उन्होंने उस सोल्जर्स के अंदर डाला था ताकि वो स्ट्रॉन्ग हो सके और इसे भी स्ट्रॉन्ग कर सके, पर वो तो सही से फर्स्ट लेवल भी कल्टीवेट नहीं कर पाया। यहाँ ये बातें सुनने के बाद चू फैमिली का एक सोल्जर्स बच के वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, पर यांग फैमिली के एल्डर अपने डीमन को रिलीज कर देते हैं, जिससे वो जाकर उस सोल्जर को मार डालता है उसकी सोल पावर को एब्जॉर्ब करके। ये देखने के बाद चूमो को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो भी अपनी सोल पावर को रिलीज करते हुए एक पंच क्रिएट कर लेता है, जिससे वो उस व्हाइट आई डीमन को ब्लॉक कर रहा था। उन दोनों को आपस में टकराता हुआ देखकर ये एल्डर काफी ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें ये बात काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी थी, क्योंकि अब उन्हें अपने व्हाइट आई डीमन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक नया होस्ट जो मिल जाता है, इसलिए वो उस व्हाइट आई डीमन को कंट्रोल करते हुए उसे चूमो की बॉडी में ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे वो सेंसलेस होकर वहीं गिर गया था। और यहाँ वो अपने सभी सोल्जर्स को ऑर्डर दे रहे थे, जहाँ वो कहते हैं कि अब मैं यहाँ से आइसलैंड जा रहा हूँ, जैसे ये होस्ट मर जाए तुम सभी मेरा ये व्हाइट आई डीमन मुझे वापस कर देना। मास्टर चाओ तो उनकी बात मान गए थे, पर उनका सोल्जर कहता है कि ये चू फैमिली का यंग मास्टर है, इसे ज्यादा दिनों तक जिंदा रखना सही नहीं होगा। पर मास्टर चाओ कहते हैं कि इसकी बॉडी में वो व्हाइट आई डीमन है जो खुद इसे ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहने देगा, क्योंकि एक तो इसकी बॉडी कमजोर है और दूसरा इसके पास ज्यादा सोल पावर भी नहीं है। हमें इस जगह की थोड़ी सी बैक स्टोरी पता लगती है कि ओशंस के आसपास मौजूद इन सभी आइसलैंड को नाइटमेयर आइसलैंड्स के नाम से जाना जाता है। इनका नाम ऐसा इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पर यांग फैमिली की तरह ही काफी और फैमिलीज हैं जो कमजोर लोगों को किडनैप करके इन आइसलैंड में लेकर आते हैं टेस्ट सब्जेक्ट की तरह, जहाँ पहले तो वो अपने बीस्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्हें उनका खाना बना देते हैं, और फिर उन्हें काफी सारे सर्वाइवल प्रोसेस से गुजार कर उन्हें उनका एक पावरफुल बीस्ट ढूंढने को कहते हैं, और जो भी बंदा इन सर्वाइवल टेस्ट को पास करते हुए एक खतरनाक बीस्ट को ट्रेन कर लेता है उन्हें ये अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। और इन्हीं में से एक ग्रुप के हाथ में लग जाता है हमारा चूमो, जिसे बाकी सारे टेस्ट सब्जेक्ट्स के साथ मिलकर ये सर्वाइवल ट्रेनिंग कंप्लीट करनी थी, जो कि अब कई महीनों तक चलने वाला है। मास्टर चाओ इन सभी खूनी खेलों का एक इंचार्ज था, जो कि सभी लोगों को एक जगह बंद करके वहाँ उनके आसपास काफी खतरनाक बीस्ट छोड़ देता है। ये वुल्फ बीस्ट इतने ज्यादा खतरनाक थे कि ये एक ही बार में इंसान का सर धड़ से अलग कर दे रहे थे। वो सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं, और यही देख
देखकर मास्टर चाओ को काफी ज्यादा खुशी मिल रही थी। चारों तरफ से हो रहे बीस्ट के हमलों के बीच में ही एक बंदा एक लड़की और चूमो को धकेल कर उन बीस्ट के हवाले कर देता है ताकि वो अपनी जान बचा सके। ये देखने के बाद मास्टर चाओ उस लड़के से इम्प्रेस होने लगते हैं कि ये हमारी टीम में होने लायक बंदा है। यहाँ ये वुल्फ जैसे ही हमारे चूमो पे अटैक करता, वो उसके अटैक को डॉज करने ही वाला था कि उसके गले से उसका लॉकेट गिर जाता है। यहाँ चूमो अपने साथ साथ उस लड़की की भी जान बचा रहा था, जिससे तो वो लड़की उसकी शुक्रगुजार थी, पर वो कहता है कि यहाँ सबसे पहले अपनी जान बचाओ। तभी वो दोनों नोटिस करते हैं कि ये वुल्फ अपने पैरों में एनर्जी इकट्ठी कर रहा है, जो कि अब अपने पंजे से स्लैशेस मार कर उन्हें हिट करने की कोशिश कर रहा था। चूमो पहले वाले बीस्ट के हमले से तो बच जाता है, पर दूसरे वाले बीस्ट के हमले से उसके पीठ पर स्क्रैच लग गया था और उसे घायल देखने के बाद यहाँ मास्टर चाओ काफी ज्यादा खुश होने लगते हैं, ये देखकर कि अब देखता हूँ कि कितने दिनों तक सरवाइव कर सकते हो। पर तभी एक बंदा ड्रम बजा देता है, जिसकी आवाज सुनकर वो बीस्ट वापस चले गए थे और यहाँ मास्टर चाओ उस बंदे पे काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं, पर रूल के अकॉर्डिंग आधे मेंबर्स के मरते ही ये खेल रुक जाना चाहिए, तो उसने तो रूल को फॉलो किया था। इससे मास्टर चाओ को गुस्सा तो काफी ज्यादा आता है, पर वो सभी होस्ट को बताते हैं कि सरवाइव करने की वजह से अब उन्हें आइसलैंड में फ्रीली घूमने की इजाजत है, पर इसी बीच उन्हें जल्द से जल्द एक सोल बीस्ट ढूंढकर उसे ट्रेन करना होगा, ताकि 3 महीने बाद जो इनके ही बीच में डुअल बैटल होने वाली है उसमें वो सरवाइव कर सके, क्योंकि सरवाइव करने का सिर्फ एक ही जरिया है और वो है सामने वाले को मारना। इसके बाद वो ये सोचकर खुश होते हुए चले जाते हैं कि चूमो, देखता हूँ कि तुम कितने दिनों तक जिंदा रह सकते हो। इसके बाद जब चूमो अपना पेंडेंट उठाने जाता है तो वही बुली पर्सन उसके हाथ को दबाकर कह रहा था कि तुम चू फैमिली के यंग मास्टर हो ना, जो कि काफी ज्यादा एरोगेंट होता था। देखो आज तुम्हारी हालत भी हमारी जैसी है। ये बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। रात में चूमो जब अपने जख्म पर मरहम लगाने की कोशिश कर रहा था तो वो लड़की आकर उसकी हेल्प करते हुए उसे थैंक यू बोल रही थी, पर चूमो कहता है कि उसे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे खुद नहीं पता कि वो लोग कितने दिनों तक जिंदा रहेंगे, इसलिए बेहतर होगा कि वो खुद को स्ट्रॉन्ग करने पर ध्यान दे। ये बोलने के बाद वो रात में ही निकल जाता है अपने लिए एक सोल बीस्ट ढूंढने, जहाँ वो एक ब्लू क्रिस्टल को चारे के तौर पे यूज करते हुए बीस्ट को अट्रैक्ट कर रहा था, पर वहाँ छोटी सी मूनलाइट फॉक्स आ जाती है, जिसे चूमो ये कहकर जाने देता है कि इतनी छोटी सी फॉक्स का वो क्या करेगा। इसके बाद वो फिर से सोल कोर को रखते हुए एक और बीस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए जाल बिछा देता है। उसके पास ज्यादा कोर क्रिस्टल ना होने की वजह से वो डिसाइड करता है कि अगर आज उसे कोई बीस्ट ना मिला तो वो जंगल में थोड़ा और डीपर चला जाएगा, और ये बोलने के बाद वो एक बन खाते हुए पेड़ के ऊपर बैठकर वेट करने लगता है। तभी उसे झाड़ियों के पीछे हलचल सुनाई देती है, और ये असल में एक छोटा सा इंसेक्ट था जिसे चूमो खाना ऑफर करता है, और ये खाना खाने के बाद वो इतनी ज्यादा खुश हो जाती है कि चूमो के कंधे पर आकर बैठ जाती है। तभी चूमो की नजर वहाँ पर एक स्केल बीस्ट पर पड़ी थी, जो कि 9th लेवल का है। इसे ट्रेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, ये सोचकर वो रुक जाता है। थोड़ी देर वेट करने के बाद उसकी नजर फिर से एक ब्लू फॉक्स पर पड़ती है, जिसके माथे पर भी वही सेम मून का सिंबल बना हुआ था। चूमो उस फॉक्स को क्रिस्टल लेने से रोक रहा था, पर वो तो लेकर भाग गई थी। इसके बाद तो वो फिर से ट्रैप सेट कर बैठ जाता है आराम से। काफी देर के बाद एक और मूनलाइट फॉक्स आ जाती है, पर ये एक ग्रे कलर की फॉक्स थी। इसे देखने के बाद वो सोच रहा था कि इस जंगल में कुछ ज्यादा ही मूनलाइट फॉक्स आ गई है, शायद इसकी जो मदर है वो अपने छोटे फॉक्सेस को भेजकर इसका फायदा उठा रही है। इस बात का एहसास होते ही वो अपने ट्रैप को एक्टिवेट कर देता है, ताकि वो इसे पकड़कर इसकी माँ तक पहुंच सके। पर जैसे ही वो अपने ट्रैप को ऑन करता है, ये छोटी सी मूनलाइट फॉक्स वहाँ से बच के निकलने वाली थी। ये देखकर तो वो सोचने लगता है कि उसने एक 3rd लेवल के बीस्ट के लिए ये ट्रैप बनाया था, लेकिन एक 1st लेवल की ही बीस्ट यहाँ से बच के भाग रही है। पर इससे पहले कि वो ग्रे कलर की मूनलाइट फॉक्स वहाँ से जा पाती, चूमो के कंधे पर बैठा वो सिल्क वॉर्म अपने सिल्क को रिलीज करके उसके पैरों को बांध देता है। ये देखने के बाद चूमो उस सिल्क वॉर्म से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया था। इसके बाद तो चूमो जैसे ही उस फॉक्स को पकड़ने जाता है, वो नोटिस करता है कि उसके पैर में एक इंजरी लगी हुई है, और इसी सेम जगह पर बाकी दोनों फॉक्स की भी यही इंजरी थी। इस बात का रियलाइजेशन होते ही वो समझ आता है कि असल में ये एक ही फॉक्स है, जो कि क्रिस्टल का यूज करते हुए म्यूटेड हो रही है। पहले तो वो एक रेड कलर की मूनलाइट फॉक्स थी, जिसे पहली बार क्रिस्टल मिलने पर वो उसे खाकर स्ट्रॉन्ग हो गई और एक ब्लू कलर की मूनलाइट फॉक्स में कन्वर्ट हो गई। सेकंड टाइम क्रिस्टल ले जाने के बाद वो एक ग्रे कलर की मूनलाइट फॉक्स में कन्वर्ट हो गई है। ये पता लगते ही कि उसके पास कितनी सुपर सोल बीस्ट मौजूद है, वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि ये फॉक्स बीस्ट तो काफी ज्यादा कमाल की है, जो कि अपना शेप, साइज और पावर इंक्रीज कर सकती है। इसके बाद वो उस मूनलाइट फॉक्स को अपना सोल पैड बनाने के लिए सोल कन्वेनेंट का यूज करा था, जहाँ उस फॉक्स के आसपास एक फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है। इससे तो वो मूनलाइट फॉक्स काफी ज्यादा गुस्सा हो रही थी, पर चूमो उसे कहता है कि रिलैक्स, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। पर ये मूनलाइट फॉक्स इतनी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि उसके हाथ को काट कर घायल कर देती है। तो उस छोटी सी फॉक्स के अंदर इतना गुस्सा देखने के बाद चूमो उसे समझाते हुए कहता है कि तुम्हारी और मेरी सिचुएशन एक जैसी है, हम बहुत ज्यादा कमजोर है और हमें सरवाइव करने के लिए स्ट्रॉन्ग होना होगा, और स्ट्रॉन्ग होने के लिए हमें एक साथ होना होगा। मैं बस तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम अभी काफी ज्यादा कमजोर हो। कहीं ना कहीं ये मूनलाइट फॉक्स चूमो की बातों को समझ गई थी, तो वो कोऑपरेट करने को रेडी हो जाती है। वो उसके पैरों से पहले तो ट्रैप को हटाता है, और फिर अब वो उसकी परमिशन लेते हुए सोल कन्वेनेंट का यूज करते हुए फाइनली उसे अपनी सोल पपेट बना चुका था। सोल पैड
बनने के बाद तो वो मूनलाइट फॉक्स भी काफी ज्यादा खुश हो रही थी। तो यहाँ सबसे पहले तो चूमो उसे एक नाम देता है जो था मोए। समय बीतता जाता है और मोया पहले से ज्यादा पावरफुल बन गई थी और अब वो 6 लेवल पर पहुंच जाती है, जो कि चांद की रोशनी में अपने शेप को इंक्रीज कर सकती थी। एक रात को मो और वो मूनलाइट फॉक्स रात को ट्रेजर हंट के लिए निकलते हैं, जहाँ उनकी नजरें काफी अच्छे से ट्रेजर पर पड़ी थी। इससे पहले कि वो उसे जाकर हासिल कर पाते, वो मोटा बुली उनके सामने आ जाता है, जो कि अपने खतरनाक वुल्फ बीस्ट के साथ उन दोनों को धमकाने लगता है। चूमो तो उसे वहाँ से जाने को कहता है, ये कहते हुए कि उस दिन मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा जिस दिन हमारी फाइट होगी। ये सुनकर उस बुली को अच्छा नहीं लगता। वो कहता है कि तुम जो अभी लूजर है वो मेरी जान बचाने की बात कर रहा है, क्योंकि उस बुली को लग रहा था कि हमारे चूमो की जो लिटिल फॉक्स है वो काफी ज्यादा कमजोर है और उसका जो ये वुल्फ है वो 9th लेवल पर होने की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उस बुली का ये वुल्फ काफी गुस्से में मोए पर अटैक करना शुरू कर देता है। मोया तो उससे बच के भाग रही थी और यहाँ चूमो उसे कहता है कि अपनी शैडो टेक्निक का यूज करो, तो वो ऐसा ही करती है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड काफी ज्यादा फास्ट हो गई थी और ये वुल्फ उसे पकड़ नहीं पाता। दूसरी तरफ से वो बुली लगातार से चूमो की इंसल्ट किए जा रहा था कि अगर मेरे वुल्फ ने एक अटैक किया तो तुम्हारी ये छोटी सी फॉक्स मर जाएगी। पर ये सारी बातें सुनने के बाद चूमो फॉक्सी को कहता है कि एक जोरदार स्लैश लगाओ, तो वो अपने फास्ट मूव का यूज करते हुए एक जोरदार स्लैश लगा देती है, जिससे वो वुल्फ इंजर्ड हो गया था। ये देखकर उस बुली को यकीन नहीं होता कि एक 6th लेवल की फॉक्स ने उसके 9th लेवल के वुल्फ को घायल कर दिया। पर वहीं चूमो यहाँ मोया से कहता है कि वो सीक्रेट टेक्निक का यूज करो जो मैंने तुम्हें सिखाया। तो मोया तेजी से दौड़ते हुए उस वुल्फ की आंख पर एक पंजा मारकर उसे बैक किक करती है और ये किक काफी ज्यादा जोर का था। ये देखकर तो वो बुली हैरान रह जाता है कि एक मूनलाइट फॉक्स को बैक किक करना कौन सिखाता है। इसके बाद तो मो लियान फॉक्सी से कहता है कि इसे अपनी ट्रू स्ट्रेंथ दिखाओ। तो फॉक्सी उसकी बात सुनते हुए अपनी सोल पावर को रिलीज करना शुरू कर देती है, जहाँ वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गई थी और अपने सामने 9th लेवल की मूनलाइट फॉक्स को देखने के बाद तो बुली की शक्ल देखने लायक होती है। वो तो ये देखकर डर जाता है कि ये तो 9th लेवल की पीक पर है, इसका मतलब कभी भी 10th लेवल पर पहुंच सकती है। वो बुली तो अपने मन में सोचने लगता है कि ये लड़का कितने अच्छे से अपनी स्ट्रेंथ को छुपा सकता है ना, अगर इसे बैटल के दिन पता लगा होता तो फिर तो इसका खेल ही खत्म हो जाता, पर अभी उसे किसी भी तरीके से इसे यहीं मारना होगा। ये बोलकर वो अपने वुल्फ को ऑर्डर देता है कि इस बीस्ट को जान से मार डालो। तो मो लियान के ये बोलने पर कि फॉक्सी सीक्रेट अटैक करना शुरू करो, वो एक जगह से एस्केप होकर दूसरी जगह पर अटैक करने के लिए आ जाती है। फॉक्सी को इस तरीके से उसके वुल्फ के साथ खेलता देखकर वो बुली कहता है कि ये हीलिंग वुल्फ बहुत ज्यादा खतरनाक है, जो कि खून का प्यासा है, तो इसके साथ मजाक करने की जरूरत नहीं है। ये बोलने के बाद वो अपने वुल्फ को कहता है कि अपनी किलिंग एनर्जी का यूज करो और ये सुनने के बाद उसका वुल्फ किलिंग एनर्जी रिलीज करना शुरू कर देता है। इस ब्लड थर्स्टी स्टेट पर पहुंचने के बाद इस वुल्फ की स्पीड पहले से भी ज्यादा 2 गुनी बढ़ जाती है। मोलियान को तो पता लग गया था कि अब वो मुसीबत में पड़ने वाला है, इसलिए वो फॉक्सी को उस वुल्फ के अटैक से बचाने के लिए मून शैडो का यूज करने को कह रहा था, जहाँ वो शैडो टेक्निक का यूज करते हुए उसके अटैक को डॉज कर चुकी थी। अब तो वो वुल्फ अपने मालिक की आज्ञा पर उसका पीछा करने लगता है, वो भी काफी तेजी से। अब इससे पहले कि वो वुल्फ कोई भी खतरनाक अटैक कर पाता, मोलियान के कहने पर फॉक्सी पेड़ के ऊपर चढ़ गई थी और ये देखने के बाद वो बुली कहता है कि बचा लो, उसे कितनी देर तक बचा सकते हो। फॉक्सी उस बुली की बातों से गुस्सा होते हुए उस वुल्फ पर जैसे अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, वो हीलिंग वुल्फ उसे अटैक करते हुए काफी दूर फेंक देता है। फॉक्सी की ऐसी हालत देखने के बाद यहाँ मोलियान अपना वेपन निकाल कर उस वुल्फ को रोकने की कोशिश कर रहा था, पर जहाँ उसका हाथ उस वुल्फ ने अपने जबड़े में फंसा लिया था। बुली तो खुश होने लगता है कि अब उसका ये हीलिंग वुल्फ चूमो को मार डालेगा, पर तभी बादल हट जाते हैं और मून की सीधी रोशनी हमारी फॉक्सी पर पड़ने लगती है, जिससे उसकी पावर 2 गुना ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि मून लाइट पड़ने पर मून लाइट फॉक्स अपनी एनर्जी को इंक्रीज कर सकते हैं। फॉक्सी अब तक अपना चोट को हील कर चुकी थी, तो ये देखने के बाद मोलियान फॉक्सी को अपने चार्म को यूज करने को कह रहा था, जिसका यूज करने की वजह से ये वुल्फ थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और अब मोलियान फॉक्सी को मूनलाइट ब्लेड का यूज करने को कहता है, जिसके लिए वो तेजी से दौड़ते हुए आगे आकर जोरदार स्लैशेस लगाती है। ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उस बुली का वुल्फ वही गिर जाता है और दोनों की सोल कनेक्ट होने की वजह से ये पेन उस बुली को भी फील हो रहा था। तभी अचानक से उस बुली की बॉडी में से ग्रीन डीमन बाहर आ जाता है। ये व्हाइट आई डीमन की ही एक तरीके की प्रजाति होती है, पर उससे कमजोर। अब उस बुली के सोल पपेट के मरने के बाद इसकी सोल काफी ज्यादा वीक पड़ गई थी, जिसकी वजह से ये डीमन उसे मार डालता है। उसकी ऐसी हालत देखने के बाद यहाँ मोलियान सोच रहा था कि उसे भी जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग होना होगा, वरना एक दिन उसकी भी हालत ऐसी हो जाएगी। तभी मोलियान नोटिस करता है कि उस मरे हुए वुल्फ के अंदर से उसे एक येलो कलर का सोल क्रिस्टल मिला है। अब ये भी इस 9th लेवल पे था, इसलिए इसका सोल क्रिस्टल भी काफी ज्यादा पावरफुल था। ये क्रिस्टल मिलने के बाद वो तो फॉक्सी के साथ वहाँ से वापस जाने लगता है कि तभी उसकी बॉडी पर वो व्हाइट आई डीमन कंट्रोल करने वाला था, जिसकी वजह से मोलियान को एक्सट्रीम पेन फील होने लगता है और उसका ऑरा रिलीज होने की वजह से फॉक्सी अपने छोटे फॉर्म में आ जाती है और मोलियान काफी बुरी तरीके से तड़पने लगता है। व्हाइट आई डीमन की वजह से हमारे मोलियान को काफी ज्यादा पेन हो रहा था और उसे उसकी बॉडी से निकलता देखकर ये दोनों छोटे छोटे बीस्ट बहुत ज्यादा डर जाते हैं। पर उस व्हाइट आई डीमन
डीमन को तो सोल पावर चाहिए थी और अभी कुछ दिन प्रैक्टिस करने की वजह से मोलियान के पास काफी अच्छी खासी सोल पावर थी, जिसका 80% ये व्हाइट आई डीमन कंज्यूम करके वापस उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है। अब तक वो दोनों पेट्स काफी ज्यादा डर गए थे, जिन्हें शांत करते हुए मोलियान कहता है कि उसके पास अभी भी 20% सोल पावर बची है, पर आगे ये डीमन उसे ना मार डाले, इसलिए उसे कंटिन्यू करना होगा खुद की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना। फिर वो फॉक्सी के चोट पर मरहम लगाने लगता है, क्योंकि कुछ ही दिनों में वो कंपटीशन स्टार्ट होने वाला था, पर उसे इस बात की चिंता होने लगती है कि पता नहीं तब तक फॉक्सी रिकवर कर भी पाएगी या नहीं। इसके बाद हमें एक सर्वेंट को दिखाया जाता है जो कि मास्टर चाओ के पास गया था, ये बताने के लिए कि जंगल में उस बुली पर्सन का पेट मिला है जो कि मरा पड़ा है। इसका मतलब यही है कि उसे किसी ने मार डाला। मास्टर चाओ इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो उससे पूछ रहे थे कि ये काम किसका हो सकता है। उस सर्वेंट के ये बताने पर कि जंगल से आधी रात को सिर्फ मोलियान बाहर आया, तो वो एल्डर यकीन नहीं करते कि वो इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है, इसलिए वो सर्वेंट को ये बोलकर भगा देता है कि सभी स्टूडेंट को इकट्ठा करो, क्योंकि उसे जल्दी से जल्दी एक स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट ढूंढना है जिसके लिए उसे रिवॉर्ड मिल सके। वो इसी बारे में सोचकर काफी ज्यादा परेशान हो रहा था। सारे स्टूडेंट्स ग्राउंड में इकट्ठा हो चुके थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मास्टर चाओ ने उन्हें यहाँ क्यों बुलाया होगा। तभी वहाँ मास्टर चाओ अपीयर होते हैं और वो सभी स्टूडेंट को बता रहे थे कि वो बुली लड़का जो उसे किसी ने आधी रात को जंगल में बुलाकर मार डाला है। उस बुली लड़के के मरने की बात सुनने के बाद स्टूडेंट आपस में बात करते हुए फुसफुसाने लगते हैं कि वो तो बहुत ज्यादा पावरफुल था ना, और तो और उसके पास एक 9th लेवल की हीलिंग वुल्फ भी थी। तभी मोलियान की रूममेट भी अचानक से ये नोटिस करती है कि उसका रूममेट कल रात को काफी देर से आया था वापस, वो भी बहुत ज्यादा इंजर्ड होकर। यहाँ मास्टर चाओ अनाउंसमेंट करते हैं कि इस घटना की वजह से अब जो टेस्ट कुछ दिनों बाद होने वाला था वो अब कल होगा। बैटल की बात सुनने के बाद मोलियान काफी ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि फॉक्सी अभी भी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुई थी। रात में मोलियान को ऐसा लग रहा था कि जैसे उस पर कोई हमला करने वाला है, पर ये तो उसकी रूममेट थी जो कि उससे बुक बोरो करने आती है। अचानक से इस तरीके से डरने की वजह से उसकी रूममेट कह रही थी कि तुम तो काफी ज्यादा डरावने हो, पर मोलियान का कहना था कि यहाँ मौजूद हर एक इंसान काफी ज्यादा डरावना है। उसकी रूममेट को पता था कि इसने लास्ट नाइट को किसे मारा है, तो वो कहती है कि वो तुम्हारा असली कॉम्पिटिटर नहीं था, बल्कि उससे भी स्ट्रॉन्ग 2 और स्टूडेंट मौजूद है। पर मोलियान उसे ये कहकर चुप कराते हुए सोने को कहता है कि कल हमें जल्दी उठना है। नेक्स्ट मॉर्निंग सभी स्टूडेंट्स बैटल के लिए इकट्ठा हो गए थे और उन्हें मॉनिटर करने के लिए मास्टर चाओ और वो सर्वेंट जाकर ड्रम बजाते हुए अनाउंसमेंट करता है कि ये फाइट ड्यूल होने वाली है, मतलब 2-2 का पेयर बनाया गया है और एक दूसरे को मारने के बाद ही दूसरा वाला जीत पाएगा। टोटल 4 स्टूडेंट फाइट करने वाले हैं और उसमें से जो 20 बचेंगे उनकी भी आपस में फाइट होगी और फिर लास्ट वाले सरवाइव करेंगे। एक ही दिन में 2 फाइट की बात सुनने के बाद मोलियान काफी ज्यादा परेशान होने लगता है, क्योंकि फॉक्सी ने अभी सिर्फ 50% रिकवर किया है और ऐसे हालत में वो एक साथ 2 फाइट में कंटिन्यू कैसे करेगी। मास्टर चाओ इस खूनी खेल के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे थे, तो ये देखने के बाद एक स्टूडेंट डर के वहाँ से भागना शुरू कर देता है, तो उसे मारने के लिए मास्टर चाओ अपने वुल्फ को समन करके उसे उसके पीछे दौड़ा रहे थे। ये वुल्फ काफी ज्यादा खतरनाक था, जिसके खतरनाक अटैक करने की वजह से और एक जबरदस्त रोर करने की वजह से काफी सारे स्टूडेंट्स डर जाते हैं। ये देखकर मास्टर चाओ हंस रहे थे और मोलियान काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। हमें गेकिंग नाम के स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो अपने खंजर से वहाँ पर मौजूद एक लिजर्ड को मारते हुए कह रहा था कि ये मरने का बहुत अच्छा तरीका है। सभी को उसकी ये क्रूअल हरकत काफी ज्यादा खराब लग रही थी। वो वुल्फ अपने मास्टर के पास वापस चला जाता है, जिसपे मास्टर चाओ सभी से कह रहे थे कि अगर कोई भी बच के यहाँ से जाने की कोशिश करेगा तो उसकी भी हालत ऐसी ही होगी। उस बंदे की फाइट गेकिंग से होने वाली थी, तो अब गेकिंग जीत जाता है, जिसपे उसको तो काफी अफसोस हो रहा था कि कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी उस बंदे ने मिस कर दी। उसे मेरे हाथों से मरने का काफी अच्छा मौका मिल रहा था। इधर सभी स्टूडेंट्स की फर्स्ट बैटल हो रही थी, जहाँ वो अपने ओपोनेंट को मार करके सर्वाइवल टेस्ट क्लियर कर रहे थे। जिसपे स्टूडेंट्स का सोल पैट मर जा रहा था, उनकी बॉडी को ले जाकर स्टोर कर दिया जाता है ताकि उन्हें खूंखार जानवरों को खिलाया जा सके। अब वो सर्वेंट अनाउंस करता है हमारे मोलियान के बारे में, जहाँ फाइट के लिए जाते हुए मोलियान अपनी रूममेट से कह रहा था कि ध्यान रखना, अपनी एनर्जी को ज्यादा वेस्ट मत करना, क्योंकि हमें 2 फाइट लड़नी है। इधर मोलियान की ओपोनेंट एक फीमेल थी जो कि उसको देखने के बाद कहती है कि मैं तुम्हारी बॉडी को जानवरों के लिए छोड़ दूंगी और तुम्हारी उस छोटी सी फॉक्स के फर का हेड बना लूंगी। उसने अपने हाथ में एक प्लांट छुपा रखा था और इसके बारे में मोलियान को पता लग जाता है। वो लड़की दिखा तो ऐसे रही थी जैसे कि वो अपने सोल पपेट को समन करने की कोशिश कर रही है, पर फिर वो अचानक से उस पॉइजनस प्लांट का यूज करते हुए मोलियान पर अटैक करने ही वाली थी कि वो अपने खंजर से उसके हाथ को कट कर देता है, जिसकी वजह से उस पॉइजनस प्लांट का असर उसी की बॉडी में होने लगा था और वो वहीं गिर जाती है। ये देखने के बाद स्टूडेंट्स भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि आखिर मोलियान को पता कैसे लगा कि इस लड़की के हाथ में ये प्लांट मौजूद है। उसने सबके देखने से पहले ही इस अटैक को अच्छे से भांप लिया था। मोलियान की इस हरकत की वजह से सभी की नजरों में वो आ जाता है और यहाँ मास्टर चाओ अपने सर्वेंट के कान में कुछ फुसफुसाते हैं, जिसके बाद उनका सर्वेंट लिस्ट के पास जाकर छेड़खानी कर देता है, जिसकी वजह से
अब गे किंग, जिसकी फाइट किसी और से होने वाली थी, अब उसका फाइनल ओपोनेंट और कोई नहीं बल्कि मोलियान होने वाला था। अब जिन स्टूडेंट्स ने अपने फर्स्ट राउंड को क्लियर कर लिया था, अब उनकी सेकंड राउंड में आपस में एक दूसरे से फाइट होने लगती है, जहां वो फिर से एक दूसरे को मौत के घाट उतार कर सर्वाइवल टेस्ट को कंप्लीट कर रहे थे। एक एक करके स्टूडेंट्स कम होते रहते हैं और अब एक लास्ट फाइट बची थी, जो कि हमारे मोलियान और गे किंग के बीच में होने वाली है, जिसे स्टार्ट करते हुए मास्टर चाओ कहते हैं कि देखता हूँ कि अब ये लास्ट प्लेस के लिए कौन जीतता है। उन्हें तो लग रहा था कि मोलियान को आराम से ये लड़का हरा देगा। इधर गे किंग मोलियान को अपने सामने देखने के बाद कह रहा था कि तुम्हारा वो फॉक्स स्पिरिट मेरे सामने ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं करने वाला, क्योंकि मेरे पास है एक स्केल स्नेक। उसका स्नेक काफी ज्यादा पॉइजनस था, जिसे समन करने के बाद वो अपनी एक खतरनाक एनर्जी रिलीज करना शुरू कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ फॉक्सी को बाहर निकालने के बाद वो काफी गुस्से में लग रही थी। वो तेजी से उस स्केल स्नेक की तरफ आगे बढ़ते हुए उसकी बॉडी पर एक स्लैश लगाने वाली थी, पर उसकी चमड़ी मोटी होने की वजह से उस पे एक छोटा सा स्क्रैच लगता है। पर वहीं दूसरी तरफ वो स्नेक अपने कॉइल टेक्निक का यूज करते हुए फॉक्सी को चारों तरफ से घेरने लगा था। तो ये देखकर मोलियान उसे ऑर्डर देता है कि उससे दूर आ जाओ। मास्टर की बात मानते हुए फॉक्सी ऐसा ही करती है और यहाँ स्नेक अपने वेनम का यूज करते हुए तेजी से अटैक कर रहा था। उसका वेनम काफी ज्यादा पावरफुल था, इतना कि फॉक्सी के टेल पर लगने की वजह से वो थोड़ा सा जल जाता है। ये देखने के बाद तो मोलियान भी काफी ज्यादा परेशान हो गया था, इसलिए वो अपने नाइफ से एक स्नेक अटैक करने वाला था। पर इससे पहले कि ये अटैक गे किंग को लग पाता, उसका वो स्केल स्नेक आकर उसे चारों तरफ से घेर लेता है। तो मौका पाकर फॉक्सी काफी तेजी से उसके ऊपर स्लैशेस लगाना शुरू कर देती है, पर ये मून ब्लेड भी उसके ऊपर ज्यादा काम नहीं करते और फॉक्सी के हील ना होने की वजह से उसकी बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं थी, उसके पाँव भी कांपने लगे थे। और ये नजारा दूर से स्टूडेंट देखते हुए कह रहे थे कि लगता है तुम्हारा रूममेट मरने वाला है। मोलियान की रूममेट उसे सपोर्ट करते हुए कहती है कि फॉक्सी अभी तक रिकवर नहीं हुई है, इस वजह से उसकी कॉम्पैक्ट एबिलिटी कम हो गई है। तो उस दूसरी स्टूडेंट का कहना था कि इस हालत में तो वो और तेजी से मर जाएगा। इस लड़की को पता था कि मोलियान की ये रूममेट उसके प्यार में गिर गई है, इस वजह से वो उससे और ज्यादा चिढ़ रही थी। इधर गे किंग अपने स्नेक को आगे भेजते हुए कह रहा था कि तुम्हारी उस छोटी फॉक्स का अटैक मेरे स्नेक के डिफेंस को कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मेरा ये स्नेक तुम्हारे फॉक्स को एक बार में निगल जरूर सकता है। और ये बोलने के बाद वो एक क्लिंग इविल बाइट टेक्निक का यूज कर रहा था, जिसकी वजह से उसके स्केल स्नेक का ऑरा काफी ज्यादा मर्डरस हो जाता है। ये देखने के बाद मोलियान के साथ साथ और भी काफी सारे स्टूडेंट्स बुरी तरीके से डर रहे थे कि अब उस मूनलाइट फॉक्स का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये स्नेक पहले तो उसे काटेगा और उसकी बॉडी में अपने पॉइजन को घुसाएगा। पर यहाँ मोलियान फॉक्सी से पूछता है कि क्या तुम रेडी हो, और उसके हाँ बोलने पर वो मूनलाइट शेडो टेक्निक का यूज कर रहा था, जिसकी वजह से फॉक्सी के 2 क्लोन बन जाते हैं। सभी लोग ये देखकर हैरान थे कि अब ये क्या करने वाला है कि तभी फॉक्सी तेजी से आगे बढ़ते हुए खुद ही उस स्नेक के अंदर चली जाती है। गे किंग तो ये देखकर हंसते हुए कह रहा था कि कितना अच्छा तरीका सोचा है मरने का। सभी को लग रहा था कि गे किंग ये फाइट जीत चुका है, पर तभी अचानक से उसका स्नेक तड़पने लगता है। सभी को पता लग गया था कि फॉक्सी अपने मूनलाइट ब्लेड का यूज कर रही है और उसका ये हिडन टेक्निक था मूनलाइट शैडो ब्लेड, जिसका यूज करने की वजह से वो उस स्नेक के चीथड़े उड़ाते हुए बाहर आ गई थी और वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में थी। फॉक्सी को इस कंडीशन में देखने के बाद बच्चे काफी ज्यादा चौंकते हुए कह रहे थे कि ये पक्का 9th लेवल पर होगा। और मास्टर चाओ भी काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कह रहे थे कि ये लड़का इतना ज्यादा चालाक है कि उसने ये बात मुझसे भी छुपाई। गे किंग हार चुका था क्योंकि उसका सोल पेट मर गया है, इसलिए उसे 2 स्टूडेंट लेने आते हैं, पर तभी उसके हाथ एक नाइफ लग गया था। फॉक्सी तो मोलियान को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने आ जाती है, पर ये बंदा मोलियान को नहीं बल्कि खुद को मारने वाला था, ये कहते हुए कि मैं एक आसान तरीका चुनूंगा मरने का। इसलिए वो अपना गला काटते हुए वहीं अपनी जान दे देता है। अब तक मोलियान ने फॉक्सी को अपने अंदर ले लिया था और ये देखने के बाद मास्टर चाओ काफी गुस्सा होते हैं कि मैं इस लड़के को जिंदा नहीं रहने दे सकता। इसके बाद वो गुस्से में अपनी हाथों की एनर्जी रिलीज करते हुए मेंटल डिप्रेशन पावर का यूज कर रहे थे। इस टेक्निक की वजह से मोलियान की स्पिरिचुअल सोल को काफी ज्यादा पेन होने लगता है। अब अपने मास्टर को इतनी बुरी तरीके से तड़पता देखकर फॉक्सी बाहर आने के लिए छटपटाने लगती है। मोलियान की रूममेट मास्टर चाओ से पूछ रही थी कि वो तो जीत गया है ना, फिर आप उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, पर वो किसी की बातों पे ध्यान नहीं देते क्योंकि उन्हें तो मोलियान को जान से मारना था। इसलिए उसे मेंटली काफी ज्यादा वीक करने के बाद वो अपने बीस्ट के साथ उसके सामने आ जाते हैं, जहाँ वो मोलियान से ये कह रहे थे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे अपनी पावर को छुपाने की। अपने मास्टर को खतरे में देखने के बाद फॉक्सी काफी बुरी तरीके से तड़प रही थी कि वो किसी तरीके से बाहर आ जाए, पर मोलियान उसे बाहर नहीं बुलाता क्योंकि वो जानता था कि उसकी जान भी खतरे में हो जाएगी। अब तक मास्टर चाओ को लग रहा था कि जाओ को मारने वाला शायद कोई और होगा, लेकिन अब मोलियान की पावर देखने के बाद वो समझ जाते हैं कि इसे उसी ने मारा है। मास्टर चाओ की ये बात सुनने के बाद स्टूडेंट भी काफी ज्यादा शॉक
शॉक रह गए थे। काफी देर तक उसे मेंटल टॉर्चर करने के बाद जब वो उस पर सेकंड अटैक करते हैं तो ये अटैक मोलियान ज्यादा हैंडल नहीं कर पाता और वो सेंसलेस हो गया था। यहाँ मास्टर चाओ अपने वुल्फ को कहते हैं कि आज ये जिंदा नहीं बचना चाहिए। इससे पहले कि उनका ये डाया वुल्फ उसे मार पाता तभी अचानक से आसमान से अनाउंसमेंट होती है और ये और कोई नहीं बल्कि उन्हीं के ग्रेट एल्डर शिया थे, जो कि मास्टर चाओ से कह रहे थे कि मुझे मेरा व्हाइट डेविल चाहिए था वापस, लेकिन ये होस्ट काफी ज्यादा क्वालिफाइड है, इसलिए मेरे व्हाइट आई डीमन को इस होस्ट की बॉडी में कुछ और दिन रहने दो ताकि वो और ज्यादा पावरफुल हो सके। तो एल्डर शिया की बात सुनने के बाद मास्टर चाओ को ना चाहते हुए भी मोलियान को छोड़ना पड़ता है, जो कि ये कहते हुए चले जाते हैं कि इसका रूममेट इसे वापस इसके रूम में ले जाए। अब हमें शाम के टाइम में उन दोनों को क्लिफ के ऊपर दिखाया जाता है, जहाँ मोलियान फॉक्सी से कह रहा था कि मैं चाहता हूँ कि हम दोनों स्ट्रॉन्ग होकर जल्द से जल्द इस आइसलैंड से बाहर निकले। मोलियान को पता था कि फॉक्सी आज की हुई घटना से काफी ज्यादा गुस्सा होगी मास्टर चाओ से, तो वो कहता है कि वो जल्दी ही उससे बदला लेगा और आज जो उसे देखना पड़ा है वो उसे दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। तभी वो नोटिस करता है कि अचानक से फॉक्सी ग्लो कर रही है। असल में मून की रोशनी में फॉक्सी को पावर मिल रही है और अब वो ब्रेक थ्रू करने वाली है। तो ब्रेक थ्रू में हेल्प करने के लिए मोलियान उसे सोल क्रिस्टल देता है जिसमें फायर एट्रीब्यूट मौजूद था, तो वो उसे रिफाइन करते हुए उसकी सारी एनर्जी फॉक्सी की बॉडी में ट्रांसफर करने लगता है, जिसकी वजह से उसके कॉम्बैट स्किल्स भी काफी ज्यादा एनहेंस होने वाले थे। धीरे धीरे उसके पंजों का साइज बढ़ने लगता है, उसकी बॉडी में स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही थी, साथ ही उसके पास जो चार्म एबिलिटी है वो भी शार्प हो जाती है। जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होता है फॉक्सी छोटो फॉर्म में आकर मोलियान के पास आ जाती है, जिससे वो काफी खुश हो रहा था कि अब वो दोनों और ज्यादा पावरफुल हो गए। नेक्स्ट सीन में हमें मास्टर चाओ को दिखाया जाता है, जो ये सोच रहा था कि ग्रेट एल्डर शिया के बीच में बोलने की वजह से अब वो मोलियान को कुछ नहीं कर सकता, पर तभी उसे यंग फैमिली का एक एनवलप नजर आता है और उसका सर्वेंट आकर उसे एक इम्पोर्टेंट न्यूज देता है, जिसे सुनने के बाद वो काफी खुश लग रहा था क्योंकि शायद अब वो मोलियान के साथ कुछ बुरा कर सकता है। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। इस पार्ट के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि ब्रेक थ्रू करने के बाद फॉक्सी पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी और मोलियान उसे समन करते हुए उसके साथ काफी ज्यादा खुश हो रहा था, जहां वो उसे कहता है कि तुम और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगी आगे चल के, वैसे तुमने अभी सोल एसेंस काफी अच्छे से यूज किया। मोलियान यहाँ पर फॉक्सी को कहता है कि क्या तुम मुझे अपनी पावर को यूज करके दिखा सकती हो कि ये कितना ज्यादा इफेक्टिव है। तो फॉक्सी अपने ओरिजिनल फॉर्म में आकर एक पेड़ पर अटैक कर दिया, जो कि सच में काफी ज्यादा पावरफुल था कि वो पेड़ तो आधा उखड़ के कहीं दूर जाकर गिरता है और उसके बाद तो वो एक पावरफुल किक करके उस बचे कुछ पेड़ को भी उखाड़ के फेंक देती है। मोलियान फॉक्सी के इस न्यू अटैक्स को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था। तभी वहाँ पर कुछ अजनबी लोग आ गए थे, वो भी एक बड़ा सा बक्सा उठाते हुए। फॉक्सी तो उन लोगों को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा कर रही थी, वो तो अपने मालिक को बचाने के लिए प्रोटेक्शन मोड में आ गई थी और वहीं उस ग्रुप का लीडर फॉक्सी के छोटे साइज को देखकर उस पे हंसने लगता है कि ये कितनी ज्यादा पावरफुल होगी। पहले तो ये लोग मोलियान को काफी गौर से देखने लगते हैं, शायद वो इसे पीटने का प्लान कर रहे थे और वहीं मोलियान भी समझ आता है कि इन लोगों से उलझना काफी ज्यादा खतरे भरा हो सकता है, तो उसे अभी पीछे ही हटना होगा क्योंकि उसे नहीं पता कि इनके पीछे और कितने पावरफुल लोग उसकी खोज में यहाँ तक आ जाएं। इसलिए वो सोचता है कि जब तक ये लोग पहल नहीं करेंगे तब तक वो कुछ नहीं करेगा, पर ये लोग भी ये सोचकर वहाँ से जाने लगते हैं कि इस लड़के के पास उन्हें क्या ही मिलेगा, शक्ल से ही भिखारी लगता है। इसलिए वो सभी के सभी मोलियान का मजाक उड़ाते हुए वहाँ से आगे बढ़ गए थे और मोलियान भी फॉक्सी को आगे चलने को कहता है, उसके लिए एक पावरफुल ओपोनेंट ढूंढने के लिए, ताकि वो प्रैक्टिस करके थोड़ी और पावरफुल हो जाए। हमें अर्ली मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग रुके हुए थे। आइसलैंड पर उनके काफी सारे स्टूडेंट्स घायल पड़े थे। जब मोलियान वहाँ पहुँचता है तो उन लोगों की ऐसी हालत देखने के बाद वो काफी ज्यादा सरप्राइज था। वो तो पूछता है कि इन्हें क्या हुआ। उनमें से एक स्टूडेंट आगे आकर कह रहा था कि ब्रदर आप सही टाइम पे हैं, आपसे पूछना था कि जहाँ आप प्रैक्टिस कर रहे थे क्या वहाँ आपने कुछ अजीब लोगों को देखा। मोलियान झूठ कह देता है कि मैं तो फॉक्सी के साथ फाइट कर रहा था तो मेरा ध्यान नहीं गया, पर ये लोग बताते हैं कि ये लास्ट नाइट को जंगल में काफी सारे हर्ब्स कलेक्ट करने गए थे और इन्होंने बहुत अलग अलग सी चीजें कलेक्ट कर ली थी, पर तभी वो लुटेरों का झुंड इनके पास आया और इनके दो स्टूडेंट्स को घायल करके इनके पास मौजूद सारा सामान इनसे छीन के लेके चला गया। इन लोगों को तो सुबह पता लगा जब इनके ग्रुप के दो लोग गायब थे और यहाँ आने के बाद उन्हें पता लगा कि ये दोनों कितनी बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए। वैसे मैं बता दूं ये लोग कंपटीशन के लिए एक दूसरे आइसलैंड में आए हैं और वहाँ के एक ग्रुप ने ही इन पर अटैक किया था। उस ग्रुप के लीडर का नाम बॉस जाओ है, जिसके बारे में सुनने के बाद इनके ग्रुप का लीडर फेंगू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि हमें उन लोगों को सबक सिखाना ही होगा। इसके लिए तो वो लोग मोलियान को भी पार्टिसिपेट करने को कह रहे थे, पर मोलियान कहता है कि उसे आराम करने की जरूरत है वरना वो कंपटीशन में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ये बोलकर वो चला जाता है। अब ना चाहते हुए भी इन लोगों को शांत बैठना ही पड़ा था। इसके बाद हमें बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारे लोग दो टीम की फाइट को देखने के लिए प्रेजेंट थे। यहाँ पर एक एल्डर खड़े होते हुए कह रहे थे कि दो टीम यानी कि किंगवान पैलेस और डीमन पैलेस के बीच में फाइट होने वाली है। डीमन पैलेस के ग्रुप के लीडर का नाम जाओ फेंग है, यानी वही पुली लड़का, और उसका जनरल है गो मैंग। उसकी टीम के सभी लोग फाइट करने के लिए आने वाले हैं और उनकी फाइट होने वाली है फेंग युई की टीम, जो कि अंडर में आते हैं जनरल चाओ के। दोनों ही
की टीम वहाँ पर प्रेजेंट हो गई थी। फेंग की टीम तो काफी ज्यादा गुस्से में लग रही थी कि उनका ओपोनेंट और कोई नहीं बल्कि जाओ फेंग है, जिन्होंने लास्ट टाइम को उनके 2 स्टूडेंट को घायल कर दिया। वही जाओ फेंग अपनी टीम के साथ इन लोगों का मजाक उड़ा रहा था कि ये लोग अपने छोटे छोटे पेट्स से हमारे साथ कैसे फाइट करेंगे। हमारे बीच तो ऐसे छोटे छोटे पेट्स को पाँव के नीचे ही कुचलकर जान से मार देंगे। और फिर बैटल का रूल समझाया जाता है कि सामने वाले ओपोनेंट को अपने ओपोनेंट के सोल बीस्ट को मार देना है, तभी ये फाइट रुकेगी। और ये फाइट ग्रुप्स के बीच में होने वाली है, ना कि इंडिविजुअल। अब ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने के बाद कि बैटल स्टार्ट हो गया है, वो सभी अपने अपने सोल बीस्ट को समन कर लेते हैं। जहाँ फेंग की यानी कि मोलियान की टीम के पास काफी छोटे छोटे बीस्ट थे और वहीं जाओ फेंग की टीम के पास काफी बड़े बड़े और स्केल बीस्ट मौजूद थे। अब जैसे ही दोनों टीम के बीस्ट आपस में टकराते हैं तो देखने को मिलता है कि जाओ फेंग के ग्रुप के बीस्ट काफी ज्यादा भारी पड़ रहे थे, क्योंकि वो एक ही अटैक में इनके सभी बीस्टों को घायल कर चुके थे। अपने सोल पेट्स की ऐसी हालत देखने के बाद वो सभी काफी ज्यादा शॉक होने लगते हैं। जनरल चाओ भी ये देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे। तो जनरल गो मैंग उन्हें छेड़ते हुए कह रहा था कि लगता है आपने अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से ट्रेन नहीं किया, इसलिए थोड़े से कमजोर रह गए। जनरल चाओ का तो बाकी दोनों जनरल्स के हाथों मजाक उड़ रहा था। अपना इतना मजाक बनता देखकर वो सामने वाले पर्सन को चुप करा देते हैं। अपनी टीम की इतनी बुरी हालत देखने के बाद मोलियान फेंग गु, जो कि अभी टीम का लीडर था, उससे कहता है कि टीम को अब वो लीड करेगा। तो अपनी टीम की इतनी बुरी हालत देखने के बाद फेंग गु मान गया था ये करने के लिए। मोलियान फॉक्सी के साथ टीम को लीड करने लगता है और ये देखने के बाद जनरल चाओ एक दूसरे जनरल लेन से पूछ रहे थे कि क्या हम रूल में थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पर मास्टर लेन हमारे मास्टर चाओ से कहते कि रिलैक्स, इतना छोटा सा चेंज कोई इफेक्ट नहीं करेगा। तो वो भी रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ फॉक्सी को दिखाया जाता है, जो कि अपने शैडो मून का यूज करते हुए काफी तेजी से उस बड़े से बीस्ट को डिस्ट्रैक्ट कर देती है, जिसकी वजह से वो बीस्ट थोड़ी देर के लिए लड़खड़ा कर नीचे गिर गया था। तो उसका मास्टर यानी कि जाओ फेंग कहता है कि इस छोटे से कीड़े पर नजर दौड़ाने की जरूरत नहीं है, तुम अपने बड़े ओपोनेंट्स को हराओ। तो वो सोल बीस्ट अपने मास्टर की बात मानते हुए बाकी सारे बीस्ट पर अटैक करना शुरू कर देता है, जहाँ एक एक करके उसने काफी सारे स्टूडेंट्स को बुरी तरीके से घायल कर दिया था। फेंग ये देखने के बाद कि एक एक करके उसकी टीम के सभी बच्चों के सोल बीस्ट घायल हो रहे हैं और वो उन्हें हील करने के लिए कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो वो ये देखकर परेशान हो जाता है, क्योंकि अब उसकी टीम्स के मेंबर कम हो रहे थे। दूसरी तरफ इधर हमारी छोटी फॉक्सी ने सबके नाक में दम कर दिया था। वो सभी बीस्ट पर अपने मूनलाइट ब्लेड से अटैक करना शुरू कर देती है। वैसे तो यहाँ फॉक्सी का मेन टारगेट जाओ फेंग का वो बीस्ट था, इसलिए उस पर अटैक करते हुए देखकर जाओ फेंग अपनी टीम की एक दूसरी लड़की को कहता है कि इस छोटे से कीड़े को दूर लेकर जाओ उससे। ये सुनने के बाद लियांग नाम की वो लड़की अपने कैट बीस्ट को बुलाकर फॉक्सी के पीछे लगा देती है। अब तक जाओ फेंग का बीस्ट मोलियान की टीम के आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स को घायल कर चुका था। अपनी टीम की इतनी बुरी हालत देखने के बाद मास्टर चाओ का खून तो वैसे ही खौल रहा था, पर वहीं जनरल मैंग उनके गुस्से पे जले पे नमक का काम कर रहा था कि मेरी टीम ने तो आपकी टीम की इतनी बुरी हालत कर दी है कि वो तो फर्स्ट राउंड में ही हार गए। वो अपने गुस्से को शांत करते हुए एक फेक स्माइल देने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा कर रहे थे। उन्हें तो मोलियान पे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि फिलहाल टीम को वो लीड कर रहा है। वो तो कहते हैं कि अगर तू इस फाइट से बच गया ना तो तुझे मैं जान से मार दूंगा। यहाँ फेंग को चुपचाप खड़ी नहीं रह सकता था, इसलिए वो मोलियान की रूममेट को बोलता है कि वो अपने बीस्ट से उसे ट्रैप करने की कोशिश करे। तो वो लड़की ऐसा ही करते हैं, अपने प्लांट मॉन्स्टर का यूज करते हुए उसके टेंटिकल से इस बीस्ट को ट्रैप करने की कोशिश कर रही थी। जाओ फेंग का बीस्ट पूरी तरीके से उन टेंटिकल से घिर गया था, जिससे वो अपने बीस्ट को कंट्रोल नहीं कर पाता। और वहीं फॉक्सी को तेजी से आगे बढ़ता देखकर वो अपने दूसरे पर्सन को बोलता है कि जाकर फॉक्सी का रास्ता ब्लॉक करे, पर फॉक्सी काफी तेजी से उनके अटैक्स को डॉज करते हुए उस कैट को मार डालती है, जिससे उसका अटैक उसके ओनर को भी हिट करता है और वो काफी बुरी तरीके से घायल हो गई थी। ये देखकर जाओ फेंग समझ आता है कि फॉक्सी कितनी तेज है, क्योंकि अब तक वो किसी और बीस्ट के पास पहुंच गई थी और उसके मूनलाइट स्लैशेस उन बीस्ट का काम तमाम कर रहे थे। ये देखने के बाद वो चीफ एल्डर जो कि उस बैटल को होल्ड कर रहे थे, वो काफी ज्यादा खुश होने लगते हैं कि ये छोटा फॉक्स तो कितना ज्यादा कमाल का है, आखिर इसका ओनर कौन है। और फिर वो जनरल चाओ की काफी ज्यादा तारीफ करने लगते हैं कि तुमने तो इस बंदे को काफी अच्छे से ट्रेन किया है। जनरल चाओ को तो काफी प्राउड फील होने लगता है और वहीं जनरल मैंग काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे थे। फॉक्सी ने अब तक जाओ फेंग की टीम के काफी सारे स्टूडेंट्स के बीस्ट के नाक में दम कर दिया था और ये देखने के बाद वो अपने टीममेट्स पर गुस्सा करने लगता है कि सही से संभालो उन्हें। तो उनका एक टीममेट अपने गोस्ट पेट को उनकी तरफ भेज देता है, जो कि उस टेंटिकल वाले बीस्ट पर अटैक कर चुका था, जिसकी वजह से जाओ फेंग के बीस्ट के ऊपर से वो टेंटिकल्स हट गए थे और अब वो आजाद हो जाता है। अब ये बंदा अपने बीस्ट को लेकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था और वो कहता है कि अब तुम देखो यूजलेस फॉक्स, मैं कैसे तुम्हें मारता हूँ। फॉक्सी नजर घुमा कर देखती है तो उसे पता लगता है कि ये जाओ फेंग अपने बीस्ट को आजाद कर चुका है और वहीं दूसरी तरफ मोयान अपने बीस्ट के साथ उस नो आर्म बीस्ट के साथ फाइट कर रही है। तो वो सोचता है कि अब इस जाओ फेंग के बीस्ट को संभालते हैं, इसलिए वो अपने मूनलाइट शैडो टेक्निक का यूज करते हुए अपने 2 क्लोन्स बना लेता है और फिर काफी तेजी से दौड़ते हुए जाओ फेंग के बीस्ट के आगे खड़ा होकर उस पर एक शार्प अटैक करता है। पहले
पहले तो जाओ फेंग के बीस्ट को कुछ नहीं होता, इसलिए वो एक जोरदार रॉर कर रहा था, पर फिर अब फॉक्सी अपने शार्प पंजों को निकाल कर अटैक करती है। पहले पहल हमें लगता है कि कुछ नहीं हुआ और जाओ फेंग को भी ऐसा ही लग रहा था, इसलिए वो मोलियान से कहता है कि जाकर अपने फॉक्स के पंजों को चेक करो, कहीं वो उखड़ तो नहीं गए। पर मोलियान हंसते हुए कहता है कि अभी वेट करो, पता लग जाएगा कि किसे क्या हुआ है। और फिर सच में पता लगता है कि जाओ फेंग के बीस्ट के गले के पास हमारी फॉक्सी ने एक बड़ा सा स्लैश लगा दिया जिसमें से खून निकल रहा है और वो बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका है। अब उनके लीडर के घायल होने के बाद काफी सारे बीस्ट पीछे हटना शुरू हो जाते हैं और इसी चीज का फायदा उठाकर मोलियान और उसकी टीम अपने बीस्ट के साथ इन्हें घायल कर रहे थे। जाओ फेंग के बीस्ट के घायल होने के बाद उसके टीम मेंबर्स अपने अपने बीस्ट की हेल्प से उसे ब्लॉक कर रहे थे और वहीं दूसरी तरफ मोलियान अपने टीम के बीस्ट के साथ आगे बढ़ते हुए उसके ऊपर टारगेट करने लगता है। जाओ फेंग के टीम मेंबर्स एक एक करके पीछे हटना शुरू कर चुके थे क्योंकि जाओ फेंग का बीस्ट घायल हो गया था, तो उसे हील करने के लिए कल्टीवेशन जो करना था, पर मोलियान की टीम ऐसा नहीं होने देना चाहती थी, वरना तो सारा कंट्रोल उनके हाथ में आ जाता। इसलिए मोलियान अपने प्लान बीस्ट के साथ फिर से अपने टेंटिकल्स निकाल कर जाओ फेंग के बीस्ट को पकड़ रही थी। एक बार फिर से अपने बीस्ट को ऐसे ट्रैप देखने के बाद यहाँ जाओ फेंग की हालत खराब होने लगती है क्योंकि अब तो वो बुरी तरीके से इंजर्ड भी हो चुका है। तो ये देखने के बाद उसकी टीम का वो गोस्ट बीस्ट का ओनर अपने गोस्ट बीस्ट की हेल्प से फिर से उसके टेंटिकल्स को तोड़ देता है। तो जाओ फेंग को मौका मिल गया था, इसलिए वो अपने बीस्ट को फॉर्मेशन बनाकर अपने कॉन्शियस माइंड में ले जाकर कल्टीवेशन करने लगता है ताकि वो उसे हील करके फिर से फाइट स्टार्ट कर सके। मोयान को ये देखकर गुस्सा आ रहा था, पर फेंगू उसे मोटिवेट करते हुए कहता है कि तुमने अच्छी कोशिश की। इसके बाद फेंगू मोलियान से कह रहा था कि अब बैटलफील्ड तुम्हारे हवाले है, यहाँ पर एक एक मॉन्स्टर जो भी मौजूद है उन्हें गायब कर दो। तो वो अपने लीडर की बात मानते हुए फॉक्सी को तेजी से आगे की तरफ भेज रहा था उस गोस्ट बीस्ट को हराने के लिए, जो कि अपने टॉर्नेडो अटैक से वहाँ पर मौजूद सभी बीस्ट को घायल कर रहा था। उसका टॉर्नेडो अटैक काफी ज्यादा खतरनाक था, जिसे करने के बाद वो कहता है कि हवा से ज्यादा खतरनाक कोई चीज हो सकती है क्या, पर तभी फॉक्सी उसके टॉर्नेडो में एंटर हो जाती है। ये देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो रहे थे, पर फॉक्सी अपने स्किल मूनलाइट शार्प ब्लेड का यूज करते हुए उसे जमीन पर लाकर पटक देती है। अब उस बीस्ट के भी काफी बुरी तरीके से इंजर्ड होने के बाद उसका ओनर भी कल्टीवेशन करने बैठ जाता है। अब तक जाओ फेंग की पूरी टीम कल्टीवेशन करने बैठ चुकी थी, मतलब उन सभी के बीस्ट घायल हो चुके थे। तो फॉक्सी एक जोरदार रॉर करने लगती है, जिसके बाद चीफ एल्डर अनाउंस करते हैं कि किंगवान वैली के लोग जीत गए हैं। जाओ फेंग की टीम चुपचाप हार मान लेती है और यहाँ फेंगू थैंक्स बोल रहा था मोलियान को, क्योंकि अगर आज वो टीम को लीड ना करता तो उनकी टीम बुरी तरीके से हार जाती। मोलियान को पता था कि इस तारीफ की हकदार उसकी छोटी फॉक्सी भी है, तो वो अपने हाथ में अपने लॉकेट को पकड़कर अपनी फैमिली को याद करने लगता है। काफी देर से उन सभी की फाइट वांग नाम का एक स्टूडेंट देख रहा था, क्योंकि अब वो उनकी टीम के साथ फाइट करने वाला है इन लोगों के साथ। यहाँ जनरल मैंग अपनी हार पर काफी ज्यादा गुस्से में पांव पटकते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। पता लगता है कि मास्टर चाओ के बगल में जो जनरल बैठा है ल्यू, वो उनका काफी अच्छा दोस्त है और अब उनकी फाइट उनकी टीम के साथ होने वाली है। जिन्हें पता है कि मास्टर चाओ मोलियान से कितनी ज्यादा नफरत करते हैं और उन्होंने लेटर में उन्हें बताया भी था कि इस बच्चे की बॉडी में व्हाइट आई डीमन मौजूद है। तो वो कहते हैं कि वैसे तो ये लड़का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अफसोस ये व्हाइट आई डीमन के हाथों से मारा जाएगा, क्योंकि ये कितने दिनों तक उसके सोल को सेटिस्फाई कर सकता है। तो वो दोनों इस बात पे खुश होने लगते हैं कि चलो इस बच्चे ने जीत तो दिला ही दी ना, और आगे ये कांटा खुद ब खुद उनके रास्ते से हट जाएगा। तब तक तो मास्टर चाओ का प्लान है कि इस लड़के को जितना यूज किया जा सकता है उतना यूज करो। सेकेंड फाइट स्टार्ट होती है, जहाँ मोलियान और उसकी टीम अपने बीस्ट को थोड़ा थोड़ा रेस्ट कराने के बाद फिर से बैटलफील्ड में उतार देते हैं और उनके साथ जो फाइट करने वाले हैं उस टीम के लीडर का नाम वांग है, जिसका जनरल ल्यू है। वो लोग अपने काफी खतरनाक बीस्ट को निकाल लेते हैं, जिन्हें देखने के बाद ऑडियंस इस बारे में बात कर रही थी कि सुबह तो इन लोगों ने जाओ फेंग को हराया, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन शाम को ये लोग वांग से हारने वाले हैं। ये तो बड़े अफसोस की बात है। कुछ स्टूडेंट्स तो आपस में बेट लगाने लगते हैं कि क्या मोलियान इस टीम में जीतेगा या नहीं। वांग की टीम के बीस्ट अरीना में आते ही इनके बीस्ट को पलक झपकते ही घायल कर चुके थे। उनका पॉइजनस स्नेक तो एक ही अटैक में काफी बड़े पावरफुल बीस्ट को घायल कर देता है। ये देखने के बाद तो फेंगू और उसकी टीम को यकीन ही नहीं होता कि क्या हुआ अभी, क्योंकि बैटलफील्ड में उतरे उन्हें 2 सेकंड भी नहीं हुआ था और उनके 2 स्टूडेंट बुरी तरीके से घायल हो गए। ये सब देखने के बाद भी वो फिर से अपनी टीम को मोटिवेट करने लगता है एक अच्छे लीडर की तरह कि भूलो मत, हमने सुबह सुबह ही एक टीम को हराया है। तो उसकी बात से मोटिवेट होते हुए फिर से उसकी टीम जोश शोश से लग जाती है। दूसरी तरफ वांग मोलियान से कहता है कि हार मान लो, वरना तुम्हारी टीम को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ेगा। यहाँ वांग की टीम के बच्चे कहते हैं कि हमने अभी तक थोड़ा सा मजा भी नहीं किया, एटलीस्ट हमें थोड़ी तो फाइट करने दो। पर वो कहता है कि ज्यादा उछलो मत, हम जानते हैं कि हम ये मैच जीत सकते हैं, लेकिन क्यों फालतू में अपनी एनर्जी वेस्ट करना। उसकी बातों से ऐसा लगता है जैसे कि वो खुद में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। यहाँ मोलियान से पूछती है कि आखिर उस लीडर का कहने का मतलब क्या है। तो मोलियान कहता है कि वो लीडर कहना चाहता है कि मैं केपेबल हूँ उसे हराने में, इसलिए वो हम लोगों को हार मानने को कह रहा है, जो कि हम नहीं मानने वाले, इसलिए फाइट में वापस से कंसंट्रेट करो। तो वो
वो भी लग जाती है अपने बीस्ट के साथ काफी खतरनाक अटैक करने। मोयान अपने टेंटिकल्स का यूज करते हुए सामने से आ रहे बीस्ट को ब्लॉक करने की कोशिश कर रही थी, पर मोयान का ये मूव देखने के बाद सामने वाली टीम का एक ओपोनेंट हंसते हुए कहता है कि इतना लो ग्रेड का अटैक। ये बोलने के बाद वो अपने कैक्टस प्लान को बाहर निकालता है, जिसके एक स्लैश से मोयान के सारे टेंटिकल डिस्ट्रॉय हो गए थे और वो थोड़ी सी इंजर्ड हो जाती है। अब तक तो फेंगुई का बर्ड भी घायल हो चुका था और वहीं उनकी टीम के एक मेंबर का रॉक मॉन्स्टर, उसे भी ये कैक्टस मॉन्स्टर जमीन पर पटक देता है। वो अपने जायंट टेंटिकल का यूज करते हुए सभी बीस्ट को उठा कर जमीन पर पटक रहा था, जिसकी वजह से वो सभी बीस्ट घायल हो गए थे। यहाँ फिर से हमारे मोलियान की टीम के आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स घायल हो जाते हैं। फेंगू उन्हें हिम्मत हारने से मना कर रहा था, पर अब वो टेंटिकल मॉन्स्टर मोयान को घायल करके उसे गेम से बाहर कर देता है। फॉक्सी भी तेजी से आगे बढ़ रही थी, तो इससे पहले कि मोलियान उसे रोक पाता, फॉक्सी उसके एक टेंटिकल को ब्रेक कर देती है। इसलिए अब वो बंदा फॉक्सी को टारगेट करने लगता है, पर फॉक्सी को मारने से पहले वो अपने टीम लीडर से पूछ रहा था, पर उसका टीम लीडर उसे परमिशन नहीं देता। तो ये देखने के बाद वो बाकी सारे मॉन्स्टर्स को घायल करने लगता है। जहाँ फेंगुई की टीम में अब सिर्फ 2 स्टूडेंट बचे थे और उनके बीस्ट भी घायल होने के बाद यहाँ फेंगुई मोलियान से कहता है कि तुम अपने फॉक्सी के साथ ज्यादा देर तक नहीं टिक पाओगे, इसलिए बेहतर होगा कि हम हार मान लेते हैं। मोलियान फॉक्सी को तेजी से अपनी तरफ आगे बढ़ने को कह रहा था, वहीं दूसरी तरफ से एक शैडो मॉन्स्टर उसका पीछा करने लगती है। वो एक फॉर्मेशन बनाकर फॉक्सी को ट्रैप करना चाहती थी, इसलिए तेजी से वो फॉक्सी की तरफ बढ़ रही थी। तो फॉक्सी भी अपने फास्ट मूव का यूज करते हुए तेजी से उसके अटैक्स को डॉज करने लगती है, पर इससे पहले कि फॉक्सी उस बैटलफील्ड से बाहर आ पाती, एंड मौके पर वो उसके फॉर्मेशन में ट्रैप हो जाती है और ये नेल स्किल्स उसकी बॉडी में चुभ रहे थे, जिसकी वजह से फॉक्सी को काफी ज्यादा पेन होने लगता है। अब ये देखने के बाद मोलियान ट्राई कर रहा था कि वो फॉक्सी को अपने पास वापस बुला ले, पर वो जब भी अपने सोल कनेक्शन को बिठाने की कोशिश करता, उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि जनरल चाओ उसे रोक रहे हैं। उसे समझ नहीं आता कि बार बार वो जब भी सोल कनेक्शन बिठाने की कोशिश कर रहा है, जनरल चाओ उसके सामने क्यों आ रहे हैं। पता लगता है कि उसके सोल कनेक्शन को फॉक्सी के साथ जनरल चाओ ने काट दिया, जहाँ वो उसकी सोल को बांधने के बाद कह रहे थे कि इतने इंटरेस्टिंग फाइट तो चल रहा है, तुम क्यों चाहते हो कि तुम अपने बीस्ट को वापस बुला लो। और यहाँ हमें ये बात कंफर्म हो जाती है कि उन्होंने लेटर लिखकर जनरल लियू से यही हेल्प मांगी थी। वो यहाँ असल में इस टीम को हराने नहीं आए थे, बल्कि मोलियान को जान से मारने आए थे। जनरल लियू तो उनके वैसे भी काफी अच्छे दोस्त हैं, तो उनके स्टूडेंट शुरू से यही टारगेट कर रहे थे कि वो किसी तरीके से मोलियान को अरीना में अकेला कर दे और फिर सभी बीस्ट मिलकर फॉक्सी को जान से मार दे। यहाँ फॉक्सी काफी बुरी तरीके से तड़पने लगती है और मोलियान चाह के भी उसको वापस नहीं ला पा रहा था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मास्टर चाओ उसकी सोल को ट्रैप कर चुके थे, जिसकी वजह से अब उसके पास भी सिर्फ देखने के अलावा और कुछ नहीं बचता। फॉक्सी को वो नेल्स काफी ज्यादा चुभ रहे थे, तो वो काफी गुस्से में एक रॉर करती है और उसके माथे पर बना वो मून सिंबल चमकने लगा था, जिसके बाद उसकी बॉडी से काफी तेज स्पिरिचुअल ऑरा निकलता है और इसके बाद वो एक सील ब्रेकिंग स्पेशल मेथड का यूज करते हुए वहाँ से बाहर आ जाती है। ये देखने के बाद कि फॉक्सी ने सील ब्रेकिंग मेथड का यूज किया है, वहाँ पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वांग तो कह रहा था कि क्या इसने ये स्पेशल टेक्निक यूज किया है। फॉक्सी तो उसे और ज्यादा शॉक करते हुए अपनी स्पीड मेथड का यूज करके तेजी से बैरियर की तरफ जा रही थी। यहाँ फॉक्सी के सील ब्रेकिंग मेथड का यूज करने की वजह से सभी को पता लग जाता है कि वो एक 9 टेल फॉक्स है, क्योंकि ये स्पेशल मेथड सिर्फ एक 9 टेल फॉक्स यूज कर सकती है। साथ ही जब उन्हें फॉक्सी का वो मून सिंबल याद आता है, तो वो समझ आते हैं कि ये सिल्वर मून फॉक्स है, जो कि सभी बीस्ट में सबसे ज्यादा रेयर मानी जाती है। यहाँ दूसरी तरफ हमें फॉक्सी को दिखाया जाता है, जो काफी स्पीड में आकर उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, पर फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो जाती है। फॉक्सी को ट्राई करता देखकर यहाँ पर मोलियान भी आगे आ जाता है और वहाँ मौजूद सभी जनरल्स कह रहे थे कि ये मूनलाइट फॉक्स तो म्यूटेंट है, फिलहाल ये अपने छोटे फॉर्म है, लेकिन फिर भी कितना कमाल कर रही है। दूसरी तरफ फॉक्सी अपने पंजों का यूज करते हुए काफी पावरफुल स्लैशेस लगाकर उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। उसे लगातार बैरियर की तरफ हिट करता हुआ देखकर वहाँ पर मौजूद सभी बीस्ट तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ फॉक्सी को इतना ज्यादा ट्राई करता देखकर मोलियान उसे बताता है, जनरल चाओ ने मुझ पे मेंटल सप्रेशन का यूज किया है, जिसकी वजह से मैं तुम्हें वापस नहीं बुला सकता, क्योंकि वो तुम्हें मरवाना चाहता है। अगर एक बार तुम मर गई तो फिर मेरे ऊपर वो व्हाइट आई डेमन हावी हो जाएगा और मेरी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी खाने के बाद वो मुझे भी मार डालेगा। अब तक फॉक्सी उस पावरफुल बैरियर में हिट कर करके काफी बुरी तरीके से थक चुकी थी, पर अभी तक उसने हार नहीं मानी, इसलिए अपने सामने आ रहे तेजी से उस फायर वुल्फ के अटैक को डॉज करने के लिए वो पीछे हटने लगती है। ये फायर वुल्फ अपने टेल से एक फायर बॉल रिलीज करता है, जो कि तेजी से फॉक्सी की तरफ बढ़ रहा था। इससे पहले कि वो फायर बॉल फॉक्सी पर हिट कर पाता, मोलियान उसे ऑर्डर देता है कि शैडो मूनलाइट टेक्निक का यूज करो, जिसकी वजह से उसके 2 क्लोन बन जाते हैं और वो अदर डायरेक्शन में जाकर उस अटैक को डॉज कर लेती है। जहाँ मोलियान उससे कहता है कि अब जब हमारे पास कुछ भी करने को नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा एक एक मूव सिर्फ खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए हो। ये करने के लिए फॉक्सी भी रेडी थी, क्योंकि अब उसे अपनी जान बचाने के लिए फाइट करनी थी। तो वो अपनी छोटी सी बॉडी के साथ एक छोटा सा रॉ
रॉर करती है, पर ये भी उसने जान लगा के की थी जो काफी ज्यादा पावरफुल था। फॉक्सी को ऐसा करते देखकर उसके सारे के सारे एनिमीज भी उसे इमिटेट करने लगते हैं और उनकी रॉर भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जिसे देखने के बाद यहाँ जनरल चाओ काफी ज्यादा खुश होते हुए कह रहे थे कि अब देखता हूँ कि तुम्हारा ये सोल बीस्ट कब तक टिकता है। यहाँ मोलियन अपने सामने 10 काफी ज्यादा पावरफुल सोल बीस्ट को देखने के बाद कह रहा था कि हमारी फॉक्सी को अब अपने 10 दुश्मनों के सोल बीस्ट से लड़ना होगा और इस लड़ाई में गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि एक चूक और जान से हाथ धो बैठेगा। दूसरी तरफ फायर टेल वुल्फ का ओनर कह रहा था कि मेरा ये फायर टेल वुल्फ तुम्हारी ऐसी हालत करेगा कि तुम तंदूरी फॉक्स बन जाओगे। ये बोलकर वो अपने वुल्फ को अटैक करने के लिए आगे भेज देता है, जो तेजी से फॉक्सी के चारों तरफ घूमकर फ्लेम का एक स्टॉर्म तैयार कर चुका था। सभी को लगता है कि इस आग के घेरे के अंदर वो जान से जाएगी। तभी उस वुल्फ ओनर के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि हमारी फॉक्सी उस अटैक से सही सलामत बाहर आ जाती है। फॉक्सी को इतना गुस्से में घूरता देखकर ये बंदा काफी ज्यादा शॉक होकर कह रहा था कि ये तो इम्पॉसिबल है। अब तक मोलियन की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, लेकिन वो फॉक्सी को ऑर्डर देता है कि अपने ओरिजिनल फॉर्म में आओ। तो फॉक्सी अपने मास्टर की बात सुनते हुए ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है और अब मोलियन उसे एक स्नेक अटैक करने को कहता है, जिससे वो काफी स्पीड में आगे बढ़ते हुए एक पावरफुल स्नेक अटैक कर उस फायर वुल्फ को घायल कर देती है। उसके पंजे से टपक रहा खून इस बात का सबूत था कि उसका ये अटैक सक्सेसफुल रहा। इसके बाद वो वुल्फ अपने मास्टर के पास वापस चला जाता है, जहाँ उसका मास्टर तो अभी भी इस बात से शॉक था कि एक छोटी सी फॉक्स ने उसके इतने पावरफुल वुल्फ को घायल कर दिया। यहाँ कल्टीवेट करती हुई यान फेंगू से पूछती है कि आखिर फॉक्सी कौन से स्टेज पर है। फेंगू उसे बताता है कि असल में फॉक्सी अपने 8 लेवल की स्ट्रेंथ का यूज कर रही है, क्योंकि मोलियन ने उन सभी से छुपाया था कि फॉक्सी 8 लेवल पर है। यहाँ दूसरी तरफ वांग को दिखाया जाता है, जो फॉक्सी के इन सभी अटैक्स को देखने के बाद कह रहा था कि वो ये अटैक्स नहीं है जिसके बारे में हमें जनरल लियू ने बताया था। इस तरीके के डिफेंस टेक्निक से डील करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, इसलिए एक साथ अटैक करते हैं। ये बोलने के बाद वो सभी एक साथ अपने बीस्ट को आगे भेज रहे थे ताकि वो फॉक्सी को घेर सके। फॉक्सी भी काफी गुस्से में उनके इस अटैक को डॉज करने के लिए रेडी थी, इसलिए वो काफी तेजी से उनके ऊपर से जंप करते हुए उन अटैक्स को इजीली डॉज कर लेती है। ये देखने के बाद सामने वाली टीम का लीडर और यहाँ पर जनरल चाओ काफी ज्यादा शॉक थे। जनरल चाओ तो गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचते हुए कह रहे थे कि मुझे बस इस लड़के का कॉफिन देखना है और कुछ भी नहीं। जनरल चाओ यहाँ मोलियन की मेंटल सप्रेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, जिससे उसे बुरी तरीके से पेन होने लगता है। यहाँ मौका पाकर वांग अपनी टीममेट से कहता है कि अपने विंड मॉन्स्टर को बोलो कि वो राइनोसेरस को पावर ट्रांसफर करे। तो वो विंड मॉन्स्टर ऐसा ही करता है। तेजी से आगे बढ़ते हुए वो उस राइनोसोरस के ऊपर अपने विंड की पावर को ट्रांसफर कर देता है, जिसकी वजह से उस राइनोसोरस बीस्ट की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। वो तो फॉक्सी को अपने पाँव के नीचे कुचलने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा था, पर फॉक्सी साइड हटकर उसके अटैक को डॉज कर लेती है। ये देखने के बाद वांग थॉर्न डीमन को अटैक करने के लिए आगे भेज रहा था, तो फॉक्सी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए वो अपने थॉर्नी ग्रास का यूज करते हुए उसे चारों तरफ से लपेटने की कोशिश करता है। यहाँ वांग उस थॉर्न बीस्ट को कहता है कि तेजी से उस फॉक्सी का रास्ता रोको, जिसकी वजह से उस राइनोसोरस को अटैक करने का मौका मिले। तो वो ऐसा ही करता है, तेजी से काफी सारे कांटों का अटैक करते हुए हमारी फॉक्सी का रास्ता रोकने लगता है, जिससे कि फॉक्सी ट्रैप हो गई थी और वो राइनोसोरस तेजी से काफी सारे बीस्ट के साथ आगे बढ़ रहा था। ये देखकर वांग टशन मारते हुए कहता है कि अब देखता हूँ कि तुम कहाँ से बच के निकलते हो। मोलियन परेशान होकर फॉक्सी को वापस आने को कह रहा था, पर फॉक्सी वहाँ से निकलने की जितनी कोशिश करती, वो थॉर्न बीस्ट उसके रास्ते को उतना ज्यादा ब्लॉक कर रहा था। तो फॉक्सी हवा में जंप करते हुए अपनी पूरी ताकत लगाकर एक ब्लड स्प्लिट क्लाउ का यूज करती है, जिससे एक रेड कलर का काफी पावरफुल स्लैश जाकर उस राइनोसोर के हॉर्न पर लगता है और वो टुकड़ों में टूट गया था। इस अटैक की वजह से वो राइनोसोरस पीछे तो हट जाता है, लेकिन गुस्से में और ज्यादा पागल हो गया था, इसलिए वो काफी तेजी से रॉर करते हुए फॉक्सी की तरफ तेजी से बढ़कर उसे अपनी सींगों से उठाकर उस बैरियर की तरफ पटक देता है। बैरियर से हिट होकर फॉक्सी जमीन पर गिर जाती है और मोलियन भी उसके लिए काफी ज्यादा परेशान हो गया था, जबकि वो खुद भी काफी ज्यादा पेन बर्दाश्त कर रहा था, क्योंकि जनरल चाओ ने अभी तक उसे छोड़ा नहीं है। फॉक्सी अब तक काफी ज्यादा वीक पड़ चुकी थी, लेकिन वो फिर भी खुद को संभालते हुए जैसे तैसे खड़ी हो जाती है। यहाँ दूसरी तरफ वो सारे बीस्ट तेजी से आगे बढ़ रहे थे, तो फॉक्सी ये देखने के बाद गुस्से में जंप करते हुए एक काफी पावरफुल स्लैश से अटैक करने वाली थी। सीन शिफ्ट होता है और हमें यांग फैमिली के चीफ एल्डर को दिखाया जाता है, जो अपने सर्वेंट से पूछ रहे थे कि क्या रहा। तो वो बताता है कि आज हम लोग जिस आइसलैंड पर गए थे, हमें वहाँ भी उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। तो चीफ एल्डर उसे कहते हैं कि ठीक है, आपने ढूंढने की प्रक्रिया जारी रखो और याद रखना 16 लाइन्स के लोगों की नजरों में मत आना। हमें कोई भी जल्दी नहीं है, बस उसे तसल्ली से ढूंढते रहो। और फिर वो सोचने लगते हैं कि पता नहीं वो व्हाइट आई डीमन कैसे ग्रो हो रहा होगा। यहाँ वो जाते जाते अपने सोल्जर से कह रहे थे कि अगर प्रिंसेस आए तो उन्हें मेरे पास ग्रीन डीमन आइसलैंड भेज देना। ये बोलकर वो अपने फ्लाइंग टाइगर बीस्ट पर बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हमें फॉक्सी को दिखाया जाता है, जो कि वही पावरफुल स्लैश लगा देती है, जिसकी वजह से वो राइनोसोरस काफी बुरी तरीके से घायल हो गया था। फॉक्सी का ये अटैक देखने के बाद
बाद वांग की टीम में मौजूद एक एक बंदा काफी ज्यादा हैरान होने लगता है। इस जबरदस्त फाइट को देखने के बाद इंचार्ज काफी सोचते हुए कह रहा था कि इस साल का कंपटीशन सच में देखने लायक है। यहाँ दूसरी तरफ सभी बच्चे नोटिस करते हैं कि मोलियान काफी ज्यादा तड़प रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ से जनरल चाओ काफी तेजी से उसके मेंटल सप्रेशन को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे। मोलियान को मेंटली इतना ज्यादा पेन देने के बाद वो उसे सही सलामत खड़ा देखकर सोचते हैं कि इस लड़के की मेंटल पावर सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उन्हें अपने सप्रेशन की लिमिट को क्रॉस करते हुए इसे तड़पाना होगा। तो वो अपने मेंटल सप्रेशन की लिमिट को ब्रेक करके मोलियान को पेन देने लगते हैं, जिसकी वजह से मोलियान को ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ से उसके हाथ और पाँव को जोर से खींचा जा रहा है। उसे इतना ज्यादा पेन हो रहा था कि वो सीधा खड़ा भी नहीं हो पाता। वो उस बैरियर का सहारा लेने लगता है। फॉक्सी इससे पहले कि अपने मास्टर को इतने ज्यादा पेन में देखती, मोलियान खुद को संभालते हुए फॉक्सी को कहता है कि मून की लाइट आ रही है, उसको एब्जॉर्ब करो। तो फॉक्सी मून लाइट की पावर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में एनर्जी फ्लो बढ़ जाता है और वो जोर जोर से रॉर करने लगती है। ये देखने के बाद यान काफी ज्यादा शॉक हो गई थी। इस तरह से फॉक्सी उन बचे हुए 6 सोल पेट्स के साथ अपनी वॉर डिक्लेयर कर रही है। मोलियान खुद को संभालते हुए फॉक्सी को कहता है कि इन सभी को मार डालो, इनमें से एक भी अब बचना नहीं चाहिए। वो सभी डीमंस तेजी से आगे बढ़ रहे थे और फॉक्सी उनका सामना करने के लिए अब पूरी तरीके से रेडी थी। यहाँ मोलियान फॉक्सी को ऑर्डर देता है कि मून ब्लेड का यूज करो। तो फॉक्सी आगे बढ़ते हुए अपने मून ब्लेड का यूज करके अपने सामने से आ रहे वोल्फ बीस्ट और एक क्रैब बीस्ट को काफी बुरी तरीके से घायल कर देती है। ये अटैक इतना ज्यादा जबरदस्त था कि उनके ओनर्स भी सेंसलेस हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मोलियान अब फॉक्सी को फ्लेम अटैक करने को कहता है। इस अटैक से हिट होने के बाद वो विंड बीस्ट पीछे हट गया था और फॉक्सी को तेजी से आगे बढ़ता देखकर जनरल चाओ फिर से मोलियान को तड़पाने लगते हैं कि तुम्हें थोड़ी देर का भी ब्रेक देना रिस्क है। इतने ज्यादा पेन में भी मोलियान फॉक्सी को ऑर्डर देता है कि उस थॉर्न डीमन से बचना और उसे किसी तरीके से लॉक करने की कोशिश करो। ये बोलते हुए वो तड़पते हुए नीचे बैठ जाता है। यहाँ फॉक्सी तेजी से जंप करके उस थॉर्न डीमन के नीडल से बचती है। अब इससे पहले कि वो उस डीमन को कुछ कर पाती, यहाँ वांग उस विंड मॉन्स्टर को कहता है कि जाकर थॉर्न डीमन को प्रोटेक्ट करो, कुछ भी करके फॉक्सी को उसके पास मत आने देना। यहाँ पर गोस्ट डीमन उस थॉर्न डीमन को प्रोटेक्ट करते हुए काफी बड़े बड़े स्लैशेस लगाना शुरू कर देता है, जिसे फॉक्सी काफी स्टाइल में फ्लिप मारते हुए डॉज कर लेती है। फॉक्सी उस गोस्ट डीमन के अटैक्स को डॉज करते हुए अपने चार्म का यूज करती है, जिसकी वजह से उसकी आंखों से फ्लैश निकल रहा था। इस ब्लू फ्लैश की वजह से वो गोस्ट डीमन थोड़ी देर के लिए स्टक रह जाता है और फॉक्सी उसे क्रॉस करते हुए आगे बढ़कर उस थॉर्न डीमन पर अटैक करने लगती है। इससे पहले कि उस डीमन का ओनर उसे वापस समन कर पाता, फॉक्सी जंप करते हुए उसे घायल करके दूर पहुंचा देती है। फॉक्सी के इस अटैक को देखने के बाद वो छोटी सी नीडल मॉन्स्टर उसके पीछे पड़कर उसके ऊपर तेजी से अपने नीडल से अटैक करने लगती है। तो मोलियान फॉक्सी को शैडो टेक्निक का यूज करने को कह रहा था। इस शैडो टेक्निक की वजह से उस नीडल मॉन्स्टर के सारे अटैक उस बैरियर पर जाकर लगते हैं। वो विंड मॉन्स्टर भी तेजी से अपने विंड का अटैक हमारी फॉक्सी पर करने वाला था, पर फॉक्सी उसे डॉज करते हुए तेजी से जंप करती है। मोलियान उसे फ्लेम अटैक करने को कह रहा था, जिससे फॉक्सी की आंखें रेड हो गई थी और उसके फ्लेम अटैक करने के बाद वो नीडल मॉन्स्टर तेजी से जलने लगती है। अपने बीस्ट को जलता देखकर उसकी मास्टर उसे वापस समन करके सोच रही थी कि वो उसे ठीक कर देगी, पर वापस बुलाने की वजह से उसकी बॉडी में भी आग लग गई थी। उसे तड़पता देखकर जनरल यू कहते हैं कि बेवकूफ लड़की, क्या तुम्हें पता नहीं है कि अगर मॉन्स्टर जल रहा हो तो उसे वापस समन नहीं करते हैं, नहीं तो तुम्हारी बॉडी में भी आग लग जाती है। जनरल यू काफी ज्यादा गुस्से में लग रहे थे और यहाँ वांग भी सोच रहा था कि इस लड़की को बेसिक कॉमन सेंस भी नहीं है, इसका मरना तो तय था। ऐसे सोल पेट्स मास्टर मेरी टीम में रहना डिजर्व ही नहीं करते कि अच्छा वो ये लोग मर गए। यहाँ जनरल यू काफी गुस्से में वांग से माइंड कनेक्शन के थ्रू बात करते हुए कह रहे थे कि अगर आज तुम लोगों ने इस मैच को नहीं जीता तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचने वाला। पर वांग कहता है कि जनरल यू चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी भी हमारे काफी सारे सोल पेट्स वहाँ पर मौजूद है और वो हारने वाला तो बिल्कुल नहीं है। ये बोलने के बाद वो अपने टीममेट को बोलता है कि अपने विंड मॉन्स्टर को बोलो अपनी विंड को तेजी से रिलीज करे। उसके ऐसा करने की वजह से हवा के प्रेशर में फॉक्सी का खड़ा रहना काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। विंड के प्रेशर से फॉक्सी अपने पंजों के जरिए बचने की कोशिश कर रही थी, पर बच नहीं पाती। वही वो विंड मॉन्स्टर दूसरा अटैक करता है, जिससे हिट होने के बाद फॉक्सी काफी दूर जाकर गिरती है। ये देखने के बाद जनरल लियू काफी ज्यादा खुश हो रहा था और वहीं फॉक्सी की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। मोलियान तो फॉक्सी की इस हालत से परेशान हो गया था। वहीं फॉक्सी काफी ज्यादा हिम्मत जुटाकर खड़े होने की कोशिश करती है, पर खड़ी नहीं हो पाती। तो मोलियान उसे हिम्मत देने के लिए कहता है कि बस हमने इतने सारे मॉन्स्टर्स को हरा दिया, अब बस 2 है। तो उसकी बातें सुनने के बाद फॉक्सी खड़ी हो जाती है और मोलियान कहता है कि सबसे पहले उस विंड मॉन्स्टर पर अटैक करो। तो फॉक्सी ऐसा ही करने लगती है, जिसे देखने के बाद वो विंड मॉन्स्टर का ओनर वांग को कह रहा था कि वो अपने ब्लू डेविल का यूज करते हुए उसके आगे शील्ड बनाए, पर वांग कहता है कि अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना चाहिए। ये बोलकर वो अपने ब्लू डेविल को बोलता है कि जाकर उस विंड डीमन को प्रोटेक्ट करो। इधर फॉक्सी तेजी से उस विंड डीमन की तरफ आगे बढ़ रही थी कि तभी वो शैडो डीमन आकर उसे प्रोटेक्ट कर लेता है।
होता है। वो ब्लू डेविल अपने शैडो नेल्स का यूज कर रहा था। ये देखकर मोलियान फॉक्सी को उन्हें डॉज करने को कह रहा था। फॉक्सी उन अटैक्स को डॉज तो कर लेती है, लेकिन उसके पाँव में चोट लग गई थी और तभी मोलियान उसे आगाह करता है कि वो विंड डीमन उस पर अटैक करने वाला है, तो जंप करके उस अटैक को डॉज करो। फॉक्सी ऐसा ही कर रही थी, पर अब वो अपने फ्लेम अटैक का दोबारा यूज नहीं कर सकती क्योंकि वो घायल हो चुकी है। ये देखकर वांग कह रहा था कि अब शैडो मॉन्स्टर की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि फॉक्सी फ्लेम अटैक नहीं कर सकती। ये सुनने के बाद उसका टीममेट कहता है कि ये लड़का कितना ज्यादा बुरा है, ये बस हमारा यूज करके फॉक्सी को वीक करना चाहता है ताकि इसके ऊपर कोई अटैक ना हो। वांग अपने ब्लू डेविल से कह रहा था कि वो फॉक्सी पर स्लैशेस लगाए, तो वो ऐसा ही करता है। यहाँ वांग का टीममेट कोऑपरेट नहीं कर रहा था, तो वो कहता है कि किसी बाहर वाले की तरह बिहेव करने की जरूरत नहीं है, तुम टीममेट हो और टीममेट की तरह बिहेव करो। तो वो दोनों एक साथ फॉक्सी पर तेजी से अटैक करने लगते हैं, जहाँ एक फॉक्सी पर अटैक कर रहा था और दूसरा फॉक्सी के अटैक्स को ब्लॉक। इस वजह से हमारी फॉक्सी को कोई मौका नहीं मिल पाता उन दोनों में से किसी पर भी अटैक करने का, इसलिए वो विंड मॉन्स्टर के अटैक से हिट होकर काफी दूर जाकर गिरती है। वांग को तो लग रहा था कि अब सारी की सारी मैच उनके हाथ में आ गई है। वहीं जनरल चाओ फिर से मोलियान पर माइंड सप्रेशन का यूज कर रहा था। मोलियान पेन में जैसे तैसे खड़ा था। इस बार फोकस उसके लॉकेट पर दिखाया जाता है और अचानक से फिर से मूनलाइट शो होने लगता है, जिसे देखने के बाद मोलियान फॉक्सी से कह रहा था कि फॉक्सी अब हमारे पास बस लास्ट चांस है। तो फॉक्सी इस लास्ट चांस का अच्छे से यूज करती है। पहले तो वो अपनी चोट को हील करती है और इसके बाद काफी तेजी से मूनलाइट की पावर को एब्जॉर्ब करके एक पावरफुल अटैक करने वाली थी, जिससे बचने के लिए विंड डीमन खुद को शैडो डीमन के पीछे छुपा लेता है। पर फॉक्सी उन दोनों पर ही एक साथ काफी जबरदस्त स्लैश लगाती है, जिसे देखने के बाद तो वहाँ मौजूद सभी लोगों का मुंह खुल जाता है क्योंकि एक छोटी सी फॉक्स ने इन दोनों डीमन का काम तमाम कर दिया था। ये देखने के बाद तो वांग की टीम के साथ साथ वहाँ मौजूद एल्डर्स को भी यकीन नहीं होता। वही मोलियान फॉक्सी से खुश होकर कहता है कि हमने कर दिखाया फॉक्सी। ऑडियंस इतना ज्यादा जबरदस्त मैच देखने के बाद कह रही थी कि एक छोटी सी फॉक्स ने अकेले 10 सबसे पावरफुल बीस्ट को हरा दिया। ये मैच इतना ज्यादा औसम था कि उन्हें तो देखते देखते उनके रोंगटे खड़े हो गए। ऑडियंस वहाँ पर फॉक्सी के किए हुए सभी अटैक्स को आइकॉनिक बता रही थी और फॉक्सी को एक खतरनाक शिकारी। फॉक्सी और मोलियान दोनों ही काफी बुरी तरीके से थक गए थे और ये देखने के बाद यान कहती है कि आज दोनों ने ही खुद को प्रूव किया है कि वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यान तो सोच रही थी कि शायद ये देखने के बाद अब जनरल चाओ इन दोनों को परेशान नहीं करेगा, पर वही जनरल चाओ तो जनरल लियू से कहता है कि क्या तुम अपना प्रॉमिस भूल गए हो? अभी भी वो छोटा फॉक्स का बच्चा तुम्हारी आंखों के सामने कूद रहा है। जनरल चाओ की बात सुनने के बाद जनरल लियो अपना हाथ पटकते हुए गुस्से में अपनी टीम से कहते हैं कि ये सभी वेस्ट है और इनका जिंदा रहना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। ये बोलने के बाद वो अपने बीस्ट को भेजकर उन लोगों को डराने लगते हैं। वो वांग के ऊपर चढ़ते हुए कह रहा था कि जल्दी से अपने सोल पैड्स को बाहर निकालो और इस मैच को खत्म करो। वांग का कहना था कि उसकी बॉडी में मौजूद ब्लू डीमन उसे कंट्रोल करना नहीं आता, पर लियो उसे ये कहते हुए धमकी दे रहा था कि अगर तुमने उसे नहीं मारा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब ना चाहते हुए भी वांग को अपनी बॉडी से वो खतरनाक सेकंड स्टेज का ब्लू डेविल बाहर निकालना पड़ता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था और ये देखकर जनरल चाओ खुश होने लगता है। उस डीमन को देखने के बाद मोलियान फॉक्सी के लिए परेशान हो गया था, पर फॉक्सी फिर से खुद को संभालते हुए एक जोरदार अटैक करने वाली थी, पर वो डेविल तो पंजा मारकर फॉक्सी को खुद से दूर कर देता है, जिससे फॉक्सी अपने छोटू फॉर्म में आ जाती है। और ये देखने के बाद मोलियान सोच रहा था कि कैसे उसने फॉक्सी से कहा था कि अब वो दोनों मिलकर फाइट करेंगे, कैसे उसने फॉक्सी से प्रॉमिस किया था कि वो घटना दोबारा कभी नहीं होगी। तो पुरानी बातों को याद करने लगता है और यहाँ जनरल चाओ फिर से अपने सप्रेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है, ये कहते हुए कि अब अपने फॉक्स के साथ तुम भी मरो। ये पेन काफी ज्यादा अनबेरेबल था, पर फिर भी फॉक्सी की जान बचाने का सोचकर हमारा मोलियान अपने ऑरा को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेता है और वो व्हाइट आई डीमन की एनर्जी का यूज कर रहा था। ऐसा करने की वजह से उसकी आंखें चमकने लगती है और वो मेंटल सेपरेशन की पावर से बाहर आ जाता है। उसका ये कंडीशन देखने के बाद तो जनरल चाओ की काफी बुरी हालत हो जाती है। वही मोलियान उस ब्लू डेविल को आगे बढ़ता हुआ देखकर फटाफट उस बैरियर को फ्रीज कर देता है अपनी बॉडी में मौजूद व्हाइट आई डीमन की एनर्जी का यूज करते हुए। वो बैरियर फ्रीज होते ही कांच की तरह टूटकर बिखर गई थी। मोलियान तेजी से जाकर फॉक्सी को चेक कर रहा था कि क्या वो ठीक है। फॉक्सी की ऐसी हालत देखने के बाद उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और ये देखकर ऑडियंस भी शॉक रह जाती है, क्योंकि मोलियान की बॉडी से डेथ फ्लेम रिलीज हो रहा था और ये देखकर वहाँ मौजूद सभी बीस्ट डर गए थे। ये व्हाइट डेथ फ्लेम देखने के बाद वहाँ का इंचार्ज ये सोचने लगता है कि ये बच्चा व्हाइट आई डेविल की एनर्जी को कैसे यूज कर सकता है। ये डेथ एनर्जी तो काफी ज्यादा डरावनी है। वहीं मोलियान अपने फेवरिंग फ्लेम का यूज करते हुए अपने सामने मौजूद ब्लू डेविल को अपनी एनर्जी से वैनिश कर देता है। उस ब्लू डेविल के मरते ही वांग की भी जान चली गई थी, क्योंकि एक तो उसका सोल पैड घायल हो गया था और दूसरा उसकी बॉडी में मौजूद डेविल भी मर गया था। यहाँ मोलियान की बॉडी से निकल रहा फ्लेम काफी ज्यादा बढ़ने लगता है और ये देखकर जनरल चाओ हंसते हुए कह रहा था
कि बस इसी तरीके से अब तुम्हें अपनी बॉडी की भी स्पिरिचुअल पावर उस व्हाइट आई डेविल को खिलानी है और फिर तुम्हारा काम खुद ही तमाम हो जाएगा। जनरल चाओ की ये बात सुनने के बाद हमारा मूल्यान कह रहा था कि उससे पहले तो तुम्हें हेल्प पहुंचाना पड़ेगा ना। ये बोलकर वो अपनी आंखों से डेमोनिक फ्लेम रिलीज करके जनरल चाओ को तड़पाने लगता है। इस फ्लेम की वजह से जनरल चाओ को भी काफी ज्यादा पेन हो रहा था। वहाँ मौजूद लोग ये देखकर चौंक जाते हैं कि कैसे मूल्यान व्हाइट आई डीमन की एनर्जी का यूज कर रहा है। जनरल चाओ इस अटैक से काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे और अब वो सबके सामने कहते हैं कि अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये बोलकर वो अपने फ्योनिक्स स्पिरिचुअल बीस्ट को समन करते हैं जिसकी एनर्जी काफी ज्यादा थी। वहाँ मौजूद सभी लोगों को इसकी एनर्जी फील होने लगती है। ये देखकर इंचार्ज उसे कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ये फाइट आगे कंटिन्यू हुई तो ये व्हाइट आई डीमन काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। पर यहाँ जनरल चाओ कहाँ किसी की सुनने वाला था। उसे तो मौका मिल गया था मूल्यान को खत्म करने का, तो वो अपने बीस्ट को तेजी से अटैक करने को कह रहा था और उसका स्पिरिचुअल बर्ड तेजी से मूल्यान की तरफ आगे जाकर एक जबरदस्त हिट करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक जबरदस्त ब्लास्ट हुआ था। सबको तो लग रहा था कि मूल्यान अब नहीं बचेगा, पर दिखाया जाता है कि व्हाइट आई डीमन ने आकर उसे प्रोटेक्ट कर लिया था। इस व्हाइट आई डीमन को देखने के बाद वहाँ सभी के होश उड़ जाते हैं और ये व्हाइट आई डीमन फ्लेम का यूज करके उस स्पिरिचुअल बर्ड को भगा देता है। व्हाइट आई डीमन अब तक मूल्यान की बॉडी में रहते हुए 5th स्टेज पर पहुंच गया था और ये देखकर इंचार्ज काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी सभी की नजर पड़ती है वहाँ पर मौजूद फ्लाइंग बीस्ट पर आ रहे चीफ एल्डर पर, जिन्हें देखकर जनरल चाओ के होश उड़ गए थे। और यहाँ चीफ एल्डर कहते हैं कि चाओ, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि उस लड़के को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि वो व्हाइट आई डेविल को फीड करता रहे। पर जनरल चाओ की तो डर से हालत खराब हो गई थी और वो उनके आगे झुककर कपकपाती हुई आवाज से कह रहे थे कि ये लड़का तो खुद को संभाल नहीं पा रहा था, वो व्हाइट आई डेविल उसे मार डालता, मैं तो बस उसे संभालने में हेल्प कर रहा था। पर यहाँ चीफ एल्डर कहते हैं कि मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, ये भी कि तुमने कैसे मेंटल सप्रेशन का यूज करके उस लड़के को कमजोर करने की कोशिश की। साथ ही तुम तो उसे उसके सोल पेट को भी वापस नहीं ले जाने दे रहे थे। अब अपनी गलतियों का पर्दाफाश होता देखकर वो काफी बुरी तरीके से डरकर माफी मांगने लगता है कि एल्डर, अब मुझसे दोबारा ये गलती कभी नहीं होगी, मुझे माफ कर दीजिए। पर एल्डर शिया गार्ड से कहते हैं कि इसे मॉन्स्टर आइसलैंड में सेंड कर दो। यहाँ एल्डर शिया बैटल फील्ड में जाकर अपने व्हाइट आई डीमन को वापस बुला लेते हैं। यहाँ एल्डर शिया जमीन पे अपने टाइगर के साथ लैंड होते हुए मूल्यान से कह रहे थे कि तुम्हारे जिंदा रहने के लिए आखिर तक की लड़ाई मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी, लेकिन फिर भी ये मुझे असंतुष्ट करता है। क्या तुम मुझे एक और रीजन दे सकते हो कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं? मूल्यान चीफ एल्डर की बात सुनने के बाद कह रहा था कि मुझे 10 सालों तक जिंदा रखना आपकी नजरों में ऐसा है जैसे कि आपने किसी चींटी को जिंदा रखा हो, पर मैं वादा करता हूँ कि इन 10 सालों में मैं काफी ज्यादा स्ट्रांग बन के दिखाऊंगा कि आपको ये गलती नहीं लगेगी। ये बोलने के बाद वो बेहोश हो जाता है, क्योंकि पहला तो उसकी बॉडी में उस व्हाइट आई डीमन ने काफी ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया था और दूसरा इतनी देर तक मेंटल सप्रेशन की वजह से उसका माइंड भी वीक पड़ गया था। हमें यहाँ पर एल्डर शिया के साथ उस प्रिंसेस को दिखाया जाता है जिसके बारे में वो बात कर रहे थे। इन प्रिंसेस का नाम बाई जिनरो है और इनके बारे में हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता लगेगा। जैसे ही मूल्यान सेंसलेस हो गया था, वो लोग उसे उठा के एक बोट में ट्रांसफर कर देते हैं, जहाँ उसके होश लौटने पर उसे एक भारी सी आवाज सुनाई देती है जो कि उससे कह रही थी कि तुम्हारी जिंदगी में ऐसा क्या है जो कि तुम्हें जीने के लिए इच्छा दे रहा है। ये आवाज मूल्यान को जगा देती है और वो उठते ही काफी ज्यादा पेन बर्दाश्त करता है, पर फिर अपने सामने उस चीफ एल्डर को देखकर कह रहा था कि क्या तुम यहाँ पर उस व्हाइट आई डेविल को अपने साथ ले जाने आए हो? ये सुनकर चीफ एल्डर का कहना था कि जब तुम्हारी जिंदगी आखिरी सांसें ले रही होगी, मैं उस वक्त उस व्हाइट आई डेविल को लेने आऊंगा, क्योंकि तब तुम उसका खाना बन चुके होंगे। फिलहाल तो तुम उसका कंटेनर हो जिसमें उसे खाना मिल रहा है, तो मैं अभी तुम्हें उससे क्यों दूर करूंगा। ये सुनने के बाद मूल्यान गुस्से में कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है कि तुम उसे अपनी बॉडी में रखकर पालो, या फिर तुम्हें इस बात से डर लग रहा है कि वो तुम्हें जिंदा निकल जाएगा। मूल्यान की बातें सुनकर चीफ एल्डर कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी बातें सुनने के बाद मुझे डिससेटिस्फेक्शन होगा कि मैं सच में इस काबिल नहीं हूँ, या तुम मुझे अपनी बातों से उकसाना चाहते हो। लेकिन अफसोस, इन दोनों में से कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि तुम्हारी ये चालबाजी मुझ पे काम नहीं करने वाली। चीफ एल्डर धीरे धीरे मूल्यान की तरफ आगे बढ़ते हुए कह रहा था कि तुम्हें चू फैमिली की काफी ज्यादा याद आती होगी ना। तुम बिल्कुल उसी सिचुएशन में हो जिस सिचुएशन में मैं हूँ, यंग फैमिली के प्रेशर में सरवाइव करने की जिंदगी। पर अफसोस, जिस सिचुएशन में तुम हो वहाँ तुम्हारी ये कमजोरी और तुम्हारी ये बेवकूफी तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकती। हाँ, अगर तुम डीमन क्लैन में ज्वाइन होकर यंग फैमिली की तरफ हो जाओ तो फिर तुम्हारे सरवाइव करने के चांसेस बढ़ जाएंगे, पर मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा नहीं करोगे क्योंकि ये मैंने किया था। पर इसके अलावा तुमने उस व्हाइट आई डेविल को बहुत लंबे समय तक अपनी बॉडी में रखकर फीड किया है, तो इससे ये तो कहा जा सकता है कि तुम्हारे अंदर काबिलियत है। तो मैं तुम्हें सरवाइव करने का एक रास्ता देता हूँ। मूल्यान गुस्से में बस
उसकी बातें सुन रहा था। पर ये वाली बात आते ही कि चीफ एल्डर उसे सरवाइव करने का एक मौका दे रहे हैं, वो एक्टिव होकर कहता है कि क्या कहा तुमने। चीफ एल्डर कहते हैं कि ये बोट असल में डीमन आइसलैंड की तरफ जा रही है, पर तुम काफी ज्यादा लकी हो। इसके अलावा अगर तुम डीमन आइसलैंड नहीं जा सकते, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, तो दूसरा रास्ता एक और है तुम्हारे लिए। हमारी जो प्रिंसेस है, उन्होंने सोल कॉन्ट्रैक्ट किया था उस व्हाइट आई डेविल के साथ जब वो सिर्फ 13 साल की थी कि वो उसे अभी तक फीड कराती रहेगी। और उस व्हाइट आई डेविल ने कहा था कि जब वो 4th स्टेज पर पहुंच जाएगा तो वो प्रिंसेस की बातें मानने लगेगा। इसके बाद चीफ एल्डर उसे प्रिंसेस को दिखाते हैं जो कि उसी बोट में मौजूद थी। मो लियान भी गौर से उस प्रिंसेस को देखने लगता है। यहाँ वो चीफ एल्डर बता रहा था कि प्रिंसेस ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं तुम्हें यहाँ से तुम्हारे घर जाने दूं, पर सच कहूँ ये उतना अच्छा नहीं है जितना कि तुम मुझसे भीख मांगो कि मैं तुम्हें रहम खाकर यहाँ से जाने दूं। अब उसकी ऐसी बातों पे मो लियान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, ये सोच के कि मेरी पूरी फैमिली को खत्म करने के बाद अब चाहता है कि मैं इससे भीख मांगूं। तो वो कह देता है कि कभी नहीं। यहाँ चीफ एल्डर हमारे मो लियान से कहते हैं कि मैं कल सुबह तुम्हारा बोट की छत पर इंतजार करूंगा और मेरा सोल बैट तुम्हें वहाँ तक लेकर जाएगा, पर अगर तुमने घर जाने की कोशिश की या भागने की जरूरत की तो रास्ते में ही मरवा दिए जाओगे। ये धमकी देते हुए वो तो वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हमें मो लियान को दिखाया जाता है जो कि फॉक्सी के जरिए प्रिंसेस के पास एक छोटा सा लेटर पहुंचाता है, जिस लेटर में लिखा हुआ था कि थैंक यू उसकी हेल्प करने के लिए। उस लेटर को पढ़कर प्रिंसेस काफी ज्यादा हैरान थी। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें मो लियान को दिखाया जाता है जो कि चीफ एल्डर के उस फ्लाइंग बीस्ट पर बैठकर डीमन आइसलैंड की तरफ तेजी से रवाना हो चुका था, जहाँ वो हवा में ही अपने न्यू स्किल्स को प्रैक्टिस करते हुए कह रहा था कि मेरी ये सोल स्किल्स यानफू बहुत ज्यादा अच्छी है, जो कि फ्यूचर में फाइट के दौरान उसकी काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है सेल्फ प्रोटेक्शन में। रास्ते में आगे बढ़ते हुए मो लियान उस चीफ एल्डर की कही हुई बातों को याद कर रहा था, जब उन्होंने कहा था कि इस डीमन आइसलैंड में उसे काफी सारे प्रिजनर्स मिलेंगे जो कि यहाँ पर आपस में फाइट करके सरवाइव करते हैं। ये प्रिजनर्स आइसलैंड 3 साल में एक बार ओपन होता है और लास्ट तक सरवाइव करने वाले को हम डीमन पैलेस में लेकर जाते हैं। चीफ एल्डर ने यहाँ पर हमारे मो लियान को इसलिए भेजा था ताकि वो प्रिंसेस की बात को ना टाल सके इसे जिंदा रखने के बारे में, और दूसरा अगर मो लियान केपेबल ना हो तो वो इस प्रिजन आइसलैंड में काफी सारे लोगों के साथ फाइट करके खुद ही मर जाएगा। जहाँ वो इस बात को उसे क्लियर भी कर देते हैं कि अगर तुम वहाँ सरवाइव नहीं कर पाए तो कोई भी मुझे ब्लेम नहीं करेगा कि मैंने तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ा था। यही सारी बातें सोचते हुए हमारा मो लियान उस आइसलैंड के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका था। मो लियान को चीफ एल्डर ने ये धमकी भी दी थी कि वो भागने के बारे में तो सोचे भी नहीं, क्योंकि वो व्हाइट आई डेविल जो उसकी बॉडी में मौजूद है उस पे सोल ट्रैकिंग लगी हुई है। तो अगर वो एक पॉइंट के बाद उसे लेकर यहाँ से भागने की कोशिश करेगा तो वो व्हाइट आई डेविल उसे खुद ही मार देगा। अब वो फिर भी अपनी जिंदगी को रिस्क पे डाल के तेजी से उस आइसलैंड की तरफ जा रहा था। मो लियान आगे बढ़ते हुए सोच रहा था कि बस उसे किसी भी तरीके से सरवाइव करना होगा। फॉक्सी और उसे अपना 100% देखकर यहाँ से बाहर निकलकर खुद को साबित करते हुए एक दिन उस एल्डर शिया को घुटनों के बल लाना है ताकि वो अपने जान की भीख मांगे। तेजी से उस फ्लाइंग बीस्ट के साथ आगे बढ़ते हुए मो लियान नोटिस करता है कि आसमान में एक और बीस्ट मौजूद है, जिसके ऊपर फ्लाई करने की वजह से आसपास का वेदर बुरी तरीके से इफेक्ट हो गया था। तेज हवाएं चलने लगती हैं और मो लियान का फ्लाइंग बीस्ट डिसबैलेंस होकर तेजी से नीचे गिरना शुरू कर देता है। जैसे तैसे वो दोनों ही खुद को संभालते हुए उस जगह से दूर हटके देखते हैं कि आखिर ये बीस्ट है कैसा। पता लगता है कि ये तो 2 पंखों वाला एक खतरनाक ड्रैगन है, जिसे देखकर मो लियान काफी ज्यादा शॉक था और ये कह रहा था कि क्या इस तरीके के भी सोल पैट इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। उसे तो थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि बस अभी वो मरने वाला है। इसके बाद वो दोनों फटाफट उस आइसलैंड की तरफ पहुंचते हैं, जहां जाने के बाद हमारे मो लियान को वो आइसलैंड काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। मो लियान को उस घास के मैदान पर छोड़कर वो बीस्ट वहां से उड़ जाता है। उस बीस्ट के जाने के बाद यहाँ पे मो लियान फॉक्सी को समन करता है, जो आते हुए काफी एक्साइटेड लग रही थी। मो लियान उसे देखकर कहता है कि अब तुम्हें और मुझे एक्टिव होना होगा आने वाले खतरे के लिए। फॉक्सी भी बिल्कुल रेडी थी, तो ये देखकर मो लियान कहता है कि तुम तो मुझसे भी ज्यादा रेडी लग रही हो, और उनके इस सफर को ज्वाइन करने के लिए सिल्क वॉर्म भी उनका साथ देने वाला था, जो कि फॉक्सी के सर पे बैठकर आगे का रास्ता तय करने लगता है। हमारी छोटी सी फॉक्सी को चहलकदमी करता देखकर मो लियान अपने मन में सोच रहा था कि फॉक्सी, अब मैं दोबारा कभी भी तुम्हें उन बुरे लोगों के हाथों हाथ नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और अब वो फॉक्सी के साथ रास्ते पर आगे बढ़ना शुरू कर चुका था। आगे बढ़ते हुए उन्हें काफी समय गुजर जाता है और वो लोग एक वाइन फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं, जहाँ मो लियान उन वाइन ट्री की बेलों को धीरे धीरे काटते हुए आगे बढ़ रहा था। फॉक्सी भी उसके साथ साथ चल रही थी कि तभी एक वाइन को खींचते हुए उसके सामने एक बड़ा सा क्रिस्टल आकर गिरता है, जो कि काफी ज्यादा बड़ा और अजीब लग रहा था, जिसे थोड़ा सा गौर से देखने के बाद मो लियान को पता लगता है कि ये तो एक आइस क्रिस्टल है, जिसके अंदर एक पर्सन की लाश है। वो उस आइस कॉफिन को
गौर से देखते हुए कह रहा था कि आखिर इस इंसान की ऐसी हालत किसने की होगी। वो थोड़ा सा उसके एक्सप्रेशन पे गौर करता है तो उसे पता लगता है कि इस इंसान को रिएक्ट करने से पहले ही मौत का मुंह देखना पड़ गया। मोलियान अपने पास से अपना छोटा नाइफ निकाल लेता है कि अगर इसके पास से उसे सरवाइव करने के लिए कुछ मिल गया तो वो रख लेगा। वो तो इस आइस कॉफिन को देखते हुए सोच रहा था कि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, शायद वो बीस्ट भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। उसके एक बार हिट करने पर ही वहाँ पर एक खतरनाक बीस्ट आकर उस पर अटैक कर देता है। शायद उस बीस्ट को पता लग गया था कि मोलियान इस क्रिस्टल को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। मोलियान और फॉक्सी काफी मुश्किल से उस खतरनाक अटैक को डॉज करके दूर हट जाते हैं और वो अटैक सीधा उस क्रिस्टल पे जाके लगता है। इस बीस्ट को देखने के बाद मोलियान और फॉक्सी को पता लग जाता है कि ये एक आइस फैल्कन है जो कि 3rd स्टेज पर है। इसका अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है जिसे सोच कर ही मोलियान समझ गया था कि तभी वो इंसान इतनी जल्दी मर गया। अभी वो आइस फैल्कन काफी पावरफुल अटैक उन दोनों पर करने वाली थी अपने आइस को रिलीज करके। इससे पहले कि ये आइस उन तक पहुंच पाता, यहाँ मोलियान फॉक्सी को ऑर्डर देता है कि वो अपने आइस फ्लेम का यूज करे। फॉक्सी ऐसा ही करती है, तेजी से अपने आइस फ्लेम को रिलीज करती है जिससे कि वो अटैक ब्लॉक हो गया था। ये 3 टेल आइस फैल्कन इस अटैक से काफी ज्यादा नाराज हो जाती है और वो तेजी से अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए उन पर आइस की बरसात कर रही थी। उसकी इतनी पावर देखने के बाद यहाँ पर मोलियान फॉक्सी से कह रहा था कि तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना होगा, तो तुम अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाओ। तो फॉक्सी ऐसा ही करती है और फिर वो रोर करके उस फैल्कन को ये दिखा रही थी कि अब वो भी फाइट के लिए बिल्कुल रेडी है। इधर वो आइस फैल्कन अपने कोल्ड ऑरा को रिलीज करते हुए तेजी से फॉक्सी की तरफ आगे बढ़ रही थी और वहीं दूसरी तरफ फॉक्सी अपने स्पिरिचुअल जंप का यूज करते हुए तेजी से उस फैल्कन की तरफ झपटती है। फॉक्सी को इस तरीके से आगे बढ़ता देखकर मोलियान भी अपने पास एक सोल टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है जिससे उसे पता लग जाता है कि हमारी फॉक्सी उस आइस फैल्कन से थोड़ा भी नहीं डर रही है। वो ये देखकर खुश था कि वो कितनी हिम्मत से तेजी से उसके ऊपर अटैक करने जा रही है। अब तक फॉक्सी के टेल से भी फायर रिलीज होना शुरू हो चुका था और फॉक्सी एक जबरदस्त पंजा उस फैल्कन को मारकर पेड़ पर लैंड हो गई थी, पर वो फैल्कन इस अटैक से घायल नहीं होती बल्कि और ज्यादा गुस्से में उनका पीछा करने लगती है। तो मोलियान भी फॉक्सी के साथ तेजी से उसका पीछा करते हुए फॉक्सी को कहता है कि हमें उसे जान से नहीं मारना बल्कि उसे पकड़ना है। फॉक्सी इस बात के लिए रेडी थी और वहीं दूसरी तरफ से वो आइस फैल्कन क्रिस्टल्स अटैक करना शुरू कर देती है। इससे पहले कि ये शार्प क्रिस्टल अटैक्स उन्हें हिट हो पाते, वो दोनों तेजी से उस अटैक को डॉज करते हुए आगे बढ़ रहे थे। वो आइस फैल्कन उन लोगों को अपने पीछे आता देखकर अभी भी क्रिस्टल्स बरसाई जा रही थी और वहीं दूसरी तरफ फॉक्सी तेजी से उसके उस क्रिस्टल्स को डॉज करते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। यहाँ फॉक्सी एक पेड़ पर चढ़ जाती है और वहीं मोलियान उसको ऑर्डर देता है कि उस पर निशाना लगाकर फ्लेम अटैक करो। तो फॉक्सी ऐसा ही करती है, उस आइस फैल्कन पर निशाना लगाकर एक जोरदार फ्लेम रिलीज करती है जो कि एक पेड़ से हिट हो गया था। पर फॉक्सी हार नहीं मानती बल्कि इसी तरीके के और भी काफी सारे खतरनाक अटैक उस पर करी जा रही थी, पर वो आइस फैल्कन तेजी से फ्लाई करते हुए फॉक्सी के सारे अटैक्स को डॉज कर लेती है। यहाँ मोलियान भी जंप करता हुआ उसके पास आकर अपनी एनर्जी से एक जबरदस्त हिट उस पर करता है, पर ये हिट भी उस फैल्कन को रोक नहीं पाती। फॉक्सी के लगातार अटैक करने की वजह से उस फैल्कन की स्पीड धीरे हो गई थी और वहीं मोलियान के अटैक करने पर वो फैल्कन कंफ्यूज हो जाती है, जिस मौके का फायदा उठाते हुए हमारी फॉक्सी जंप करके मून ब्लेड का यूज करते हुए उस फैल्कन को घायल करके जमीन पर पटक देती है। वो फैल्कन काफी बुरी तरीके से घायल हो गई थी लेकिन फिर भी उड़ते हुए वहाँ से एस्केप करने की कोशिश कर रही थी। मोलियान फॉक्सी को कहता है कि बस थोड़ी देर और फिर ये हमारे कब्जे में होगी। यहाँ वो सिल्क वर्म डिसाइड करता है कि वो उनकी हेल्प करेगा, तो वो तेजी से अपने सिल्क का यूज करते हुए उस आइस फैल्कन को ट्रैप करके फंसा लेता है, जिसे देखकर मोलियान काफी ज्यादा खुश हो गया था और फिर वो सिल्क वर्म को कहता है कि आज तुम्हें मैं काफी अच्छा खाना देने वाला हूँ, तुमने बहुत अच्छा काम किया। वो आइस फैल्कन जमीन पर आकर गिर गई थी तो फॉक्सी और मोलियान उसे चेक करने चाहते हैं। मोलियान का प्लान था कि वो आइस फैल्कन को भी समन करके अपना सोल पेट बना लेगा, पर इससे पहले कि वो अपने इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर पाता, काफी बुरी तरीके से घायल होने की वजह से वो फैल्कन अपना दम तोड़ देती है। ये देखकर मोलियान को समझ नहीं आता कि क्या ये थोड़ी देर भी सरवाइव नहीं कर सकती थी। अगर वो उसकी सोल पेट बन जाती तो वो उसे हील कर चुका होता, पर अफसोस अब ये किसी काम का नहीं रहा। वो ये सारी बातें सोच ही रहा था कि तभी उसे आसमान से काफी और सारे फैल्कन्स के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। उसे समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, वो काफी ज्यादा कंफ्यूज था। वहीं दूसरी तरफ इस आइस फैल्कन के डेथ की वजह से वहाँ पे और काफी सारे आइस फैल्कन्स आ जाते हैं, वो भी बहुत ज्यादा गुस्से में। उन्हें अपने साथी के मौत की खबर लग गई थी और अब वो मोलियान के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं। उन सभी को एक साथ अपनी तरफ आता देखकर मोलियान फॉक्सी के साथ भागना शुरू कर देता है, ये कहते हुए कि अगर इन लोगों ने अटैक करना शुरू कर दिया तो ये सभी काफी है यहाँ पर हमारी कब्र की लेयर बनाने के लिए। और ऐसा होता भी है, वो सभी आइस फैल्कन्स काफी ज्यादा गुस्से में तेजी से क्रिस्टल्स अटैक किए जा रहे थे और जिस भी जगह पर वो अटैक करते हैं वो जगह पूरी तरीके से फ्रीज हो जाती है। फॉक्सी भागते भागते एक पल को रोक कर अपने आई फायर फ्लेम का यूज करके अटैक करती है। ये अटैक था तो काफी ज्यादा जबरदस्त, लेकिन वो सभी अमाउंट में
में ज्यादा थे जिन्हें की कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अभी भी उनका पीछा किए जा रहे थे। आगे बढ़ते हुए मोलियान नोटिस करता है कि आगे की सारी जमीन फ्रीज हो रखी है और अगर वो इसके कांटेक्ट में आया तो वो भी बुरी तरीके से फ्रीज हो जाएगा। वहीं पीछे से वो आइस फैल्कन का झुंड उसे पूरी तरीके से घेर चुका था और अब वो आगे और पीछे दोनों तरफ से बुरी तरीके से फंस जाता है और पीछे से उस आइस फैल्कन का पूरा झुंड उनके ऊपर अटैक किए जा रहा था। तो ये देखने के बाद हमारा मोलियान फॉक्सी से कहता है कि तुम ट्री के जरिए आगे बढ़ो और मौका पाकर इन पर अटैक करते रहना। फॉक्सी ऐसा ही करती है और वहीं दूसरी तरफ हमें मोलियान को दिखाया जाता है जो फैल्कन के हो रहे लगातार अटैक को डॉज करते हुए दूर हट रहा था उसी फ्रीज हुए रास्ते पर बचते बचाते। पर तभी वो नोटिस करता है कि पेड़ों में वो फ्रीजन फैल रही है जिसकी वजह से हो सकता है कि फॉक्सी भी मुसीबत में पड़ जाए। तो अब मोलियान डिसाइड करता है कि भागने से कोई फायदा नहीं होने वाला क्योंकि ये आइस तेजी से फैल रही है और वो कब उन तक पहुंच जाए उससे पहले ही उन्हें इस चीज को रोकना होगा। तो वो फॉक्सी को कहता है कि फॉक्सी इनके वीक पॉइंट पे टारगेट करके अपने फायर फ्लेम का यूज करो। फॉक्सी ऐसा ही करती है, वो अपने आई फायर फ्लेम का यूज करते हुए उनकी तरफ अटैक कर रही थी जिससे वो थोड़ी देर के लिए पीछे हट जाते हैं और उन्हें कमजोर करने के लिए मोलियान भी अपनी एनर्जी का अटैक कर रहा था। इस अटैक को करने से वो लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और इससे पहले कि हमारी फॉक्सी एक दूसरा खतरनाक अटैक कर पाती वो तेजी से अपने न्यू स्किल्स का यूज कर रहे थे जिसका नाम है ब्लेड स्टॉर्म। उन्हें इस तरीके का अटैक करता देखकर यहाँ पे मोलियान काफी ज्यादा डर जाता है और वो फॉक्सी को कह रहा था कि वापस आ जाओ, लेकिन खुद वो उसके अटैक से हिट होते हुए नीचे गिर गया था जहाँ थोड़ी देर के लिए उसका हाथ फ्रीज हो जाता है। पर फिर भी वो दोनों उन अटैक्स को डॉज करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि ये अटैक इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि एक ही बारी में वहाँ मौजूद आधे जंगल का सफाया कर चुके थे। इस अटैक का धुन छटने के बाद मोलियान और फॉक्सी बाहर आते हैं। मोलियान थोड़ा सा इंजर्ड हो गया था पर वो कहता है कि शुक्र है पेड़ों की वजह से हम उस खतरनाक अटैक से बच गए, लेकिन अगर उन लोगों ने दोबारा इस अटैक को किया तो इस बार तो हमें बचाने के लिए पेड़ भी नहीं है। तभी वो नोटिस करता है कि वो आइस फैल्कन का झुंड वापस आकर एक खतरनाक अटैक कर रहा है हमारे फॉक्सी पर जिससे फॉक्सी के पाँव फ्रीज हो जाते हैं। तो ये देखने के बाद वो छोटू सिल्कवॉर्म गुस्सा होकर अपने मुंह से सिल्क निकाल के उस आइस फैल्कन को ट्रैप कर देता है। उसका ये खतरनाक अटैक देखने के बाद मोलियान काफी हैरान होते हुए कह रहा था कि तुम छोटू से कैटरपिलर इतने बड़े कब से हो गए, अचानक से ये पावर कहाँ से आई तुम्हारे पास? हाँ, इसके बाद मोलियान उसे अपने कंधे पर बिठाते हुए वहाँ से भाग लेता है फॉक्सी के साथ, पर पीछे से वो अपना सिल्क रिलीज करके उन आइस फैल्कन पर लगातार हिट किए जा रहा था। उसे ऐसा करता देखकर तो फॉक्सी भी जोश में आ जाती है और वो अपने पंजे से मारकर एक आइस फैल्कन का काम तमाम कर देती है। ये देखकर मोलियान फॉक्सी और उस छोटू से ग्रीन मास्टर से कहता है कि तुम दोनों एक एक करके इन आइस फैल्कन को खत्म करो, पर उससे पहले इनसे बचने के लिए उस पेड़ की छाल में छुप जाते हैं। मोलियान भागते हुए उस पेड़ की आड़ में छुपने वाला था पर उससे पहले ही ये लोग खतरनाक अटैक करके उसे टॉर्च करने पर मजबूर कर देते हैं, जहाँ एक आइस फैल्कन लगभग हमारे मोलियान को कैच करने ही वाला था, पर वो जंप करते हुए उस पेड़ की खाल के अंदर घुस जाता है, जहाँ जाने के बाद फॉक्सी दूसरी तरफ से पेड़ के ऊपर चढ़कर उनके ऊपर अटैक कर रही थी। वहीं पेड़ के अंदर छुपने के बावजूद भी ये आइस फैल्कन मोलियान का पीछा नहीं छोड़ते बल्कि लगातार उस पे क्रिस्टल अटैक किए जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ फॉक्सी मौका पाकर पेड़ के ऊपर से जंप करके एक आइस फैल्कन को अपने जबड़े में दबा लेती है। ये देखकर बाकी सभी काफी ज्यादा एग्रेसिव होकर लगातार मोलियान पर अटैक किए जा रहे थे। मोलियान को पता था कि वो यहाँ पर छुपकर बच नहीं सकता, तो इसलिए वो भी वहाँ से सरकते सरकते बाहर आना शुरू कर देता है। पर अब तक हमारे सिल्कवॉर्म को गुस्सा आ गया था, तो इसलिए वो अपने सिल्क को रिलीज करके दो पेड़ों के बीच में एक जाल जैसा बना चुकी थी, जिसकी वजह से वो सभी आइस फैल्कन्स उसी में आकर फंस जाते हैं। ये देखकर मोलियान कह रहा था कि वाह छोटू मास्टर, क्या काम किया है, इसी को करते रहो। अब तक तो फॉक्सी को भी पता लग गया था कि उसे क्या करना चाहिए, इसलिए वो उन सभी को उकसाते हुए अपने पीछे आने को कहती है, जिसके बाद वो अपने छोटू फॉर्म में आकर बड़े आराम से उस जाल के बीच में से निकल गई थी। पर इन सभी आइस फैल्कन का साइज बड़ा होने की वजह से ये सभी उसी में फंस के रह जाते हैं। उन्हें इस तरीके से ट्रैप हुआ देखकर मोलियान कहता है कि अब ये लोग कुछ देर तक यहीं रहेंगे, तो तब तक हमें अपनी एनर्जी को बचाकर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता देखना होगा। पर उनके आगे जाने से पहले ही पता नहीं हमारे छोटू मास्टर को क्या होता है, वो अपनी एनर्जी को रिलीज करके आसमान में जंप करते हुए आइस फैल्कन्स को एक एक करके ट्रैप करके जमीन में गिराता जा रहा था। उसके ये खतरनाक अटैक देखने के बाद मोलियान उसे कहता है कि छोटू मास्टर वापस आ जाओ, ऊपर काफी ज्यादा खतरा है, तुम्हारा ऐसा करना इतना भी जरूरी नहीं है। पर छोटू मास्टर उसकी बात नहीं सुनते बल्कि तेजी से एक ककून में ट्रांसफर होने लगते हैं, जहाँ वो इस ककून के अंदर इन आइस फैल्कन्स को भी ट्रैप कर रहा था। मोलियान को लगता है कि ऐसा करने की वजह से शायद वो जिंदा नहीं रहेगा। वो कहता है कि ये वाला जो कदम तुमने उठाया ना, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। थोड़ी ही देर में सभी आइस फैल्कन्स का नामो निशान मिट चुका था और वहीं दूसरी तरफ हमारे छोटू मास्टर एक ककून में ट्रांसफर हो जाते हैं और पेड़ों के जरिए वहीं लटक रहे थे। पहले तो मोलियान को लगता है कि शायद
शायद वो नहीं रहा, पर थोड़ा पास जाने के बाद उसे उसकी एनर्जी महसूस होती है तो वो समझ जाता है कि वो अभी भी जिंदा है। अब वैसे तो मोलियान को वहाँ से निकलना था, पर वो छोटू मास्टर को अकेले छोड़ के वहाँ से जा नहीं सकता ना। तो रात में कैंप फायर जलाते हुए वो फॉक्सी से कहता है कि हमारा छोटू मास्टर एक ककून में ट्रांसफर हो गया है, तो जब तक वो विकसित नहीं हो जाता हमें यहाँ रहकर उसे प्रोटेक्ट करना होगा। वहाँ स्टे करते हुए फॉक्सी की फाइट काफी सारे खतरनाक बीस्ट से होती है, जहाँ हमारी फॉक्सी अकेले ही उन सभी बीस्ट का काम तमाम करते जा रही थी। इसी बीच दोबारा उनके ऊपर एक और आइस फैल्कन का झुंड अटैक कर देता है। इस बार फॉक्सी ने अकेले ही सब कुछ संभाल लिया था। वहाँ जंगल में इतने सारे बीस्ट के साथ फाइट करने की वजह से हमारी फॉक्सी की अटैकिंग पावर इनहेंस हो चुकी थी। जहाँ पहले कंपटीशन में उसके लिए एक स्केल बीस्ट भारी पड़ रहा था, वहीं अब वो जंगल में काफी सारे स्केल बीस्ट को धूल चटा देती है। दिन बीतते जाते और हमारी फॉक्सी फाइट करती रहती है। उसी बीच हमारा मोलियान पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वो छोटू मास्टर किस नस्ल का इंसेक्ट है। जहाँ उसे बुक पढ़ते हुए हमारे छोटू मास्टर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही थी। उसे एक दो इंसेक्ट मिलते हैं मिलते जुलते, लेकिन फिर वो सोचता है कि चलो छोड़ो, अभी के लिए हमारा एनवायरनमेंट सेफ है, क्योंकि उन्होंने काफी दूर तक के जंगली जानवरों को हटा दिया अपने रास्ते से। अब मोलियान डिसाइड करता है कि वो नेक्स्ट डे और भी दूर तक जाएगा ये देखने के लिए कि कहाँ तक मौजूद है ये आइस फैल्कन्स। नेक्स्ट मॉर्निंग फॉक्सी और मोलियान एक आइस फैल्कन का पीछा करते हुए एक केव तक जहाँ पहुँचते हैं, जो कि पहाड़ी की चोटी पर था। अब तक मोलियान और फॉक्सी उसके पीछे पीछे काफी आगे तक आ चुके होते हैं, जहाँ उनके पीछे और भी काफी सारे आइस फैल्कन्स पड़ जाते हैं। ये देखने के बाद मोलियान फॉक्सी से कहता है कि उसके पीछे केव के अंदर एंटर करो, जहाँ फॉक्सी चट्टानों में जंप करते हुए तेजी से उसके पीछे पीछे उस केव के अंदर एंटर हो गई थी। ये देखकर मोलियान कहता है कि फॉक्सी और मैंने कितने दिनों तक इनका पीछा करते हुए इनके अड्डे का पता लगाया, और अब मोलियान हमारे छोटू मास्टर की तरफ देखते हुए कह रहा था कि अब उसके आसपास कोई खतरा नहीं मौजूद, इसका मतलब वो अच्छे से ग्रो हो सकता है। मोलियान दूर से छोटू मास्टर को कह रहा था कि तुम अपना ख्याल रखो, हम लोग जल्द से जल्द तुम्हारे पास वापस आते हैं। मोलियान ऊपर चढ़ते हुए कह रहा था कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी पहाड़ के ऊपर इतना बड़ा केव मौजूद होगा। अंदर जाते हुए मोलियान को दिखता है कि पूरा का पूरा केव पूरी तरीके से फ्रीज हो रखा है, अंदर का टेम्परेचर भी काफी ज्यादा गिरा हुआ है। मोलियान आगे बढ़ते हुए नोटिस कर रहा था कि इस जगह पर मौजूद जितने भी वाइन्स हैं वो बाहर के मुकाबले काफी ज्यादा डार्क हैं और उनकी क्वालिटी भी पहले वाले से ज्यादा बेहतर है। इसका मतलब अंदर उन्हें और भी कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। यही सोचते हुए दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। आगे बढ़ते हुए मोलियान और फॉक्सी को तेज हवा का झोंका महसूस होता है, जो कि काफी ज्यादा कोल्ड था। इसे बर्दाश्त करने के बाद मोलियान समझ गया था कि इस जगह का टेम्परेचर नेचुरल तरीके से नहीं गिरा, बल्कि कुछ तो मौजूद है अंदर, जिसकी वजह से ये टेम्परेचर लगातार गिर रहा है। और ज्यादा अंदर जाने पर मोलियान और फॉक्सी को एक आइस फैल्कन की टूटी हुई टेल नजर आती है, जिसे देखकर मोलियान कहता है कि पर अभी तो इनमें से एक भी यहाँ मौजूद नहीं है, पर फिर भी अंदर की जगह काफी ज्यादा ठंडी लग रही है। इसलिए वो फॉक्सी को फाइट के लिए रेडी होने को कहता है, क्योंकि शायद अंदर कुछ और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। मोलियान अपने माइंड अटेंशन से ट्राई कर रहा था ये पता लगाने का कि आखिर उसके आसपास कौन सी एंटिटी मौजूद है। उसे ऐसा करने पर आगे काफी बड़ा खतरा महसूस होता है, तो वो फॉक्सी को कह रहा था कि वो अपनी फ्लेम रिलीज करे, जिसके बाद जो कोई भी अंदर होगा वो बाहर आ जाएगा। तो फॉक्सी मोलियान की बात सुनते हुए ऐसा ही करती है, एक तेज फ्लेम अटैक करती है, जो कि सामने मौजूद एक बड़े से बर्फ के टुकड़े पर हिट होता है, जहाँ पर काफी सारे आइस फैल्कन्स मौजूद थी, जो कि इस अटैक के बाद केव से बाहर निकल जाती हैं। और वहीं आइस के अटैक से हिट होने की वजह से वो बड़ा सा आइस स्टोन पिघलते पिघलते एक आइस स्काई एल्फ का रूप ले लेता है। और फिर हमें उसके बारे में कुछ बातें पता लगती हैं, जैसे कि ये आइस एल्फ लेवल 2 से लेवल 6 तक के हो सकते हैं। वहीं इनके पास आइस एलिमेंट्स मौजूद है और इनका हाई लेवल जो कि कहलाता है एक वॉरियर लेवल। इसे देखने के बाद मोलियान बताता है कि ये आइस एल्फ असल में एक सेकंड लेवल का एल्फ है, जो कि अभी सिर्फ एक बच्चा है, पर इसके आइस एट्रीब्यूट्स की पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इसने अकेले ने इस पूरे केव को फ्रीज करके रखा हुआ है। अगर वो इस तरीके के बीस्ट को एक सोल पेट बना ले तो फिर उसकी एनर्जी और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी और उसके पास यिन के साथ साथ यान एनर्जी भी आ जाएगी। मोलियान को ये आइस एल्फ काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहा था। वो डिसाइड करता है कि वो इसे अपना सोल पेट बनाएगा। तो वो फॉक्सी से कहता है कि फॉक्सी लगते हैं काम पर, और वो तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए देखता है कि वो कोई मूवमेंट नहीं कर रहा, जबकि वो अभी अभी तो उस आइस क्रिस्टल से अवेक हुआ था। उसे ये काफी ज्यादा अजीब लगता है कि ये एल्फ कोई भी मूवमेंट क्यों नहीं कर रहा। तो वो फॉक्सी से कहता है कि फॉक्सी अब सारी चीजें तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती हैं, देख लो तुम्हें क्या करना है। इसलिए वो फॉक्सी के फायर एट्रीब्यूट को अवेक करते हुए फॉक्सी को कहता है कि अटैक करो। तो फॉक्सी तेजी से आगे बढ़ते हुए उस आइस एल्फ के पांव पर एक छोटा सा कट लगा देती है, जिस कट के लगने के बाद वो आइस एल्फ जोर से चिल्लाता है और अपने डिफेंस टेक्निक का यूज करने के बाद अपनी चोट को हील भी कर लेता है। ये देखकर
मोलियान सोच रहा था कि सच में ये बहुत ज्यादा पावरफुल होगा फ्यूचर में, क्योंकि इसकी डिफेंस टेक्निक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो इस आइस एल्फ को देखकर खुश हो ही रहा था कि उतने में इस एल्फ को गुस्सा आ जाता है। तो उसे गुस्से में देखने के बाद फॉक्सी मोलियान के पास आकर उसे प्रोटेक्ट करने लगती है। वहीं वो एल्फ काफी गुस्से में अपने पास से आइस नीडल्स निकालते हुए उन पर अटैक कर चुकी थी। लकीली ये अटैक हमारे फॉक्सी और मोलियान पर हिट नहीं होते, बल्कि उनके आगे आकर रुक जाते हैं। मोलियान उसके इस अटैक को देखकर कह रहा था कि लगता है ये खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को डिफेंड कर रहा है। इससे फाइट करके इसे थोड़ी देर के लिए शांत करना होगा, क्योंकि आखिर ये है तो एक बच्चा ही जिसे हर्ट नहीं किया जा सकता। तो मोलियान फॉक्सी को कहता है कि मूनलाइट ब्लेड से अटैक करो, लेकिन इस पर ज्यादा जोर से अटैक मत करना। तो फॉक्सी ऐसा ही करती है। तेजी से आगे बढ़ते हुए एक मूनलाइट स्लैश लगाती है। फॉक्सी ने ये स्लैश उस एल्फ को डराने के लिए लगाया था, और होता भी ऐसे ही है। वो एल्फ डर के मारे वहाँ से भागने वाली थी, पर तभी पत्थर से टकरा कर जमीन पे गिर जाती है, जिसकी वजह से उसे चोट लग गई थी। अब बच्चा होने की वजह से चोट लगने पर वो रोना शुरू कर देता है, और उसके रोते ही उसकी आंखों से आइस टीयर्स गिरने लगते हैं, जो कि आपस में टकराते हुए एक ब्यूटीफुल सी नॉइस क्रिएट करने लगते हैं। और हमारा छोटा सा आइस एल्फ इसे एक खेल की तरह देखकर खुश होने लगता है। उसे इस तरीके से अपने आंसुओं के साथ खेलता देखकर मोलियान कह रहा था कि ये देखने में क्यूट भी लग रहा है और थोड़ा सा स्टूपिड भी, पर अगर फ्यूचर में इसे अच्छे से ट्रेन किया जाए तो ये बहुत ज्यादा पावरफुल बन सकता है, और अभी सिचुएशन इससे काफी ज्यादा डिफरेंट हो जाएगी। मोलियान फॉक्सी से कहता है कि अब देखकर लग रहा है कि फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम तेजी से आगे बढ़ते हुए इसके आसपास फायर का एक घेरा बना दो। तो फॉक्सी ऐसा ही करती है। आगे बढ़ के उस आइस एल्फ के आसपास एक गोला बना चुकी थी, वो भी फायर का यूज करते हुए। पहले तो उस आइस एल्फ को काफी ज्यादा डर लग रहा था कि उसके आसपास ये क्या आ गया, और वो तो उसे छू कर चेक करने लगती है कि आखिर ये है क्या, पर बेचारी की उंगली जल जाती है, जिससे कि वो बहुत क्यूट सा मुंह बना रहा था। मोलियान उससे कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें दुनिया दिखाने के लिए यहाँ से बाहर ले जाऊंगा, क्या तुम्हें दुनिया नहीं देखनी? अब इससे पहले कि मोलियान इस आइस एल्फ को अपना सोल पेट बना पाता, उसे एक तेज एनर्जी महसूस होती है, जैसे कि उसे पता लग जाता है कि काफी सारे आइस फैल्कन्स का झुंड उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है। तो वो कहता है कि ये लोग बहुत गलत वक्त पे आ रहे हैं, अभी तो वो उस आइस एल्फ को अकेले छोड़ भी नहीं सकता और यहाँ से जा भी नहीं सकता, इसलिए वो तेजी में वो फॉर्मेशन बनाना स्टार्ट कर चुका था। पर इससे पहले कि वो इस प्रोसेस को खत्म कर पाता, तब तक काफी ज्यादा लेट हो चुका था, क्योंकि अभी तक वो सारे के सारे आइस फैल्कन्स केव के अंदर आ चुके थे। मोलियान को गुस्सा तो काफी आ रहा था कि उसे इतना पास आकर इसे छोड़ना पड़ रहा है, पर फिर भी वो अपने हाथ को पीसते हुए वहाँ से निकल चुका था, क्योंकि इस आइस एल्फ को अपना सोल पेन बनाने के चक्कर में वो फॉक्सी को खतरे में नहीं डाल सकता। मोलियान वहाँ से निकलते हुए कहता है कि जैसे ही उसने केव में एंट्री ली थी, तभी उसे और फॉक्सी को तेज हवा का झोंका खाने को मिला था। इसका मतलब यही है कि शायद ये हवा दूसरी तरफ से आया होगा, तो अगर वो इधर उधर नजर दौड़ाए तो शायद उसे दूसरा रास्ता भी मिल जाए। तो वो और फॉक्सी तेजी से आगे बढ़ते हुए छुपने का एक रास्ता ढूंढ चुके थे, जहाँ जाने के बाद मोलियान फॉक्सी से कह रहा था कि तुमने काफी हार्ड वर्क किया, अब थोड़ा सा रेस्ट कर लो। ये बोलकर वो उसे वापस बुलाकर दूसरा रास्ता ढूंढना शुरू कर देता है। वो पतले संकरे रास्ते से धीरे धीरे बिना शोर किए आगे बढ़ रहा था, जहाँ उसे पता था कि इतनी पतले जगह होने की वजह से वो सभी आइस फैल्कन्स यहाँ एंटर नहीं हो सकते। पर आगे बढ़ते हुए उसे काफी ज्यादा बुरा भी लग रहा था कि वो आइस एल्फ इतना ज्यादा पावरफुल बीस्ट उसके हाथ से निकल गया। तभी उसे उसके हाथ में फॉर्मेशन की एक और लेयर नजर आती है, जिससे कि उसे पता लग गया था कि ये दूसरी सोल असल में हमारी आइस एल्फ है। वैसे तो वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था कि ये अपने आप यहाँ कैसे आ गई, पर वो ये सोचकर खुश था कि चलो इसे पकड़ना काफी ज्यादा आसान था। पर वो किस तरीके की बीस्ट है जो अपने आप ही हाथ में आ गई? मतलब वो खुद से मोलियान को अपना मास्टर चुन चुकी है। इसके बाद तो मोलियान सीधा अपने सोल स्पेस में जाता है, जहाँ उसे वो आइस एल्फ देखने को मिल गई थी। मोलियान उस आइस एल्फ को वहाँ देखने के बाद कह रहा था कि तुम्हें देख के लगता है कि तुम्हें सोल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कोई आइडिया नहीं है, जो तुमने बिना किसी रीजन के इसे एक्सेप्ट कर लिया। वो तो काफी ज्यादा क्यूरियस होकर मोलियान के आसपास घूमना शुरू कर देता है। मोलियान उसे देखकर कह रहा था कि अब जब तुम यहाँ आ गए हो तो तुम्हें एक अच्छा सा नाम देना होगा। थोड़ा सोचते हुए मोलियान उसे नाम देता है निंग। निंग नाम सुनने के बाद वो आइस एल्फ काफी ज्यादा खुश लग रहा था, जैसे कि उसे उसका नाम काफी ज्यादा पसंद आया। यहाँ मोलियान उस आइस एल्फ से कह रहा था कि निंग तुम मेरा थोड़ा सा वेट करो, मैं तुम्हें बाहर जरूर बुलाऊंगा जब तुम्हारी सोल पावर अच्छी तरीके से रिस्टोर हो जाएगी। निंग से बातें करते हुए मोलियान को रियलाइज होता है जैसे कि कोई उसके आसपास मौजूद है। वापस आने के बाद नजर दौड़ाकर उसे दो लोग नजर आते हैं जो देखने से काफी खतरनाक लग रहे थे। अब ये एक प्रिजनर आइसलैंड है, तो इसका मतलब ये है कि ये बाकी सारे सर्वाइवल्स हैं जो
उन्हें गुस्से में घूर रहे थे और उन्हें गुस्से में घूरता देखकर फॉक्सी भी उन्हें गुस्से में घूरना शुरू कर देती है। उन्हें देखकर वो मोटा पर्सन जिसका नाम ज़ांग लुओ था वो अपने साथी से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि केव के अंदर चलते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग जरूर मिलेगा। उसका साथी जिसका नाम शियांग लियांग था वो कहता है कि ठीक है फिर इनके साथ ही मजे करते हैं। और अब वो मो लियांग से कह रहा था कि चिंता मत करो, हम लोग तुम्हें ऐसी मौत देंगे जिसके बारे में सोचकर तुम्हें काफी ज्यादा खुशी मिलेगी, क्योंकि हम इतने भी बेरहम लोग नहीं है जो किसी को भी ज्यादा तड़पाए। मो लियांग को उनकी बातों पे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वही हाल हमारी फॉक्सी का भी था। मो लियांग उनकी धमकी सुनने के बाद उनसे फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। वहीं वो लोग ये सोच रहे थे कि मो लियांग के पास एक छोटी सी फॉक्सी है, वो इनका क्या ही बिगाड़ लेगा, इसलिए वो लोग अपने सोल पेट आइस फैल्कन को बाहर निकालते हैं। ये आइस फैल्कन तेजी से आगे बढ़ रहा था ताकि वो मो लियांग पर अटैक कर सके, पर मो लियांग भी समन करके अपनी आइस एल्फ निंग को बाहर बुला लेता है। उसे देखने के बाद तो इस बर्ड के तोते उड़ जाते हैं और उसका ये रिएक्शन देखकर उसका मालिक कह रहा था कि बेवकूफ पक्षी आगे बढ़ के अटैक करो, खड़े खड़े उस बीस्ट का मुंह क्या देख रही हो। वहीं मो लियांग कह रहा था कि ये बीस्ट अपने से ताकतवर को देखकर काफी बुरी तरीके से डर गया है और उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तो निंग क्यों ना इन्हें दिखा दे कि तुम्हारे अंदर कितनी ज्यादा ताकत है। इसके बाद मो लियांग निंग को कहता है कि आइस ब्लेड अटैक करो, जिसे सुनने के बाद निंग काफी पावरफुल आइस ब्लेड को निकाल कर उस बर्ड की तरफ थ्रो कर देती है। उस अटैक को ब्लॉक करने के लिए वो आइस फैल्कन स्टॉर्म का यूज कर रही थी, पर कोई फायदा नहीं होता, बल्कि वो हिट होकर बुरी तरीके से घायल हो जाती है। निंग का ये पावरफुल आइस ब्लेड अटैक देखने के बाद वो दोनों ही प्रिजनर्स काफी बुरी तरीके से डर गए थे। वहीं निंग भी उन्हें काफी गुस्से में घूर कर डराने लगती है, जिससे तो उनकी हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। वो तो कहते हैं कि इस बच्चे से अभी नहीं लड़ा जा सकता, तो हमें यहाँ से जल्द भागना होगा। ये बोलते ही वो दोनों वहाँ से 9-2-11 होने का ट्राई कर रहे थे। भागते वक्त उनके पास से एक स्क्रॉल नीचे गिर जाता है, पर वो दोनों इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, बल्कि फिलहाल तो उन्हें अपनी जान की पड़ी थी, क्योंकि उन्हें पता लग जाता है कि हमारा मो लियांग एक सोल वॉरियर है और उससे जितना जल्दी हो सके यहाँ से बच के निकलना होगा। उन्हें वहाँ से भागता देख कर यहाँ पे मो लियांग निंग से कहता है कि जाकर डबल आइस वॉल का यूज करो, ये यहाँ से भागने नहीं चाहिए। तो निंग उनका रास्ता रोकने की बजाय आइस वॉल का यूज करते हुए अपना ही रास्ता रोक लेती है। उसकी इस नादानी पर मो लियांग कह रहा था कि देखो, आइस वॉल का मतलब होता है कि सामने वाले इंसान के आगे आइस वॉल क्रिएट करना, और डबल आइस वॉल का मतलब होता है कि उसके आगे और पीछे वॉल क्रिएट करना, जिससे कि वो भाग ना पाए। अगर तुम ऐसे अपना ही रास्ता ब्लॉक करोगे तो फिर आगे से फाइट में हमें दिक्कत होगी ना। ये सुनने के बाद कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी, निंग काफी ज्यादा सैड हो जाता है। अब उसे इस तरीके से मुंह लटकाता देखकर मो लियांग कह रहा था कि कोई बात नहीं, अभी के लिए इसे जाने देते हैं, अब तो तुमने नई स्किल सीख ली है ना, तो आगे से ध्यान रखना। वैसे भी हमने तुम्हारी अटैकिंग स्किल्स चेक कर ली है, जो कि बहुत ज्यादा अमेजिंग है। अपने मास्टर के मुंह से ऐसी सारी बातें सुनकर वो खुश हो जाता है। उस आइस वॉल को हटाने के बाद मो लियांग को वहाँ पर पड़ा वो स्क्रॉल भी मिल गया था। पहले ही नजर में वो समझ जाता है कि ये पक्का उन दोनों लोगों का होगा। उसे ओपन करने के बाद उसे उसमें काफी लंबी लिस्ट नजर आती है। थोड़ा सा गौर से पढ़ने पर उसे पता लग गया था कि ये तो डीमन प्लेस का लिस्ट है। उस स्क्रॉल को निंग भी काफी गौर से देख रहा था। उसे ऐसा करता देखकर मो लियांग कहता है कि तुम्हें ये भाषा समझ नहीं आएगी, ये इंसानी भाषा है, पर फिर भी अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं इसे ट्रांसलेट कर देता हूँ। जिस बात को सुनकर वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। उस लिस्ट को गौर से देखने के बाद मो लियांग को पता लग गया था कि इस डीमन आइसलैंड में टोटल 3000 प्रिजनर्स हैं। उसे ये जानकर हैरानी होती है कि इन लोगों ने 3000 लोगों को यहाँ पर कैद करके रखा हुआ है। ऐसी ही लिस्ट उस एल्डर शिया ने फॉक्सी को भी दिया था, जो कि उसके माइंड में इम्प्रिंट था, पर इन चोरों ने उसे स्क्रॉल में इम्प्रिंट करा लिया, जिससे कि उन्हें और ज्यादा अच्छे से क्लियर विजन आए। यहाँ पर जो नेम ग्लो कर रहे थे वो लोग जिंदा थे, और जिनके नाम ग्लो नहीं कर रहे थे वो मर चुके हैं और उनकी सोल को हासिल कर लिया गया है। इस लिस्ट को देखने के बाद मो लियांग कहता है कि चलो, इस लिस्ट के जरिए ये चीज तो साफ हो गई कि कितने लोग जिंदा है और कितने लोग मर चुके हैं, पर इससे एक चीज का खतरा भी बढ़ गया है कि इन लोगों को पता है कि कौन जिंदा है, जिससे कि वो लोग ढूंढ ढूंढ के मार सकते हैं। इसका तो सीधा मतलब यही बनता है कि यहाँ से बच के निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। उसे इतना ज्यादा सीरियस देखने के बाद निंग उस स्क्रॉल को पीछे से चेक करके मो लियांग को बताता है। मो लियांग जब उस स्क्रॉल को पलट के देख रहा था तो उसे वहाँ पर एक छोटा सा मैप मिल जाता है। उस मैप को देखने के बाद मो लियांग को लगा था कि जैसे कि उसने इस एरिया को कहीं पे देखा है, तो वो फटाफट उस केव से बाहर निकलकर जब अपने आसपास नजर दौड़ाता है तो उसे पता लग गया था कि ये मैप और किसी जगह का नहीं बल्कि इसी जगह का है। तो वो अपने फिंगर्स का यूज करते हुए आसपास प्रोटेक्शन बैरियर लगा चुका था, जिससे कि वो छोटू मास्टर आराम से रिलैक्स कर सके। मो लियांग को पता लग गया था कि वो छोटू मास्टर जानबूझ के उसे यहाँ पर लेकर आया, क्योंकि उसके सेंसेस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर यहाँ पर अब उसे जरूरत से ज्यादा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि उसकी लोकेशन फाइंड कर ली जा चुकी है। इस बात को सुनकर तो निंग भी काफी ज्यादा सीरियस लग रहा था। इसके बाद तो हमें उस डीमन आइसलैंड के किसी और छोर को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक चोर तेजी से भागकर आगे बढ़ रहा था और उसका पीछा और कोई नहीं बल्कि जनरल
चाव कर रहे थे, जो कि अपने बीस्ट के जरिए उसे जान से मार देते हैं। गलती करने के बाद उन्हें उठाकर इस डीमन आइसलैंड में पटक दिया गया था, जिस वजह से अब वो सरवाइव करने के लिए दूसरों को जान से मार रहे थे। यहाँ भी वो एक बंदे को मारकर उसके पास से काफी सारे सोल कोर्स लेकर कहते हैं कि ऐसे बेकार सोल कोर्स की वजह से मैं तुम्हें रात भर चेज करता रहा। तभी अचानक से कुछ लोग तेजी से उसकी तरफ भागते हुए आगे बढ़ रहे थे, जैसे कि वो किसी से जान बचाकर भाग रहे हो। इस नजारे को देखकर तो वो भी एक्साइटेड हो जाता है। तभी उसकी नजर पड़ती है कि पीछे से एक बंदा अपने खतरनाक बीस्ट की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो कि एक ही स्लैशेस में उन सभी का काम तमाम कर चुका था। उस बंदे को देखकर जनरल चाओ पहचानते हुए कहते हैं कि ये बंदा यांग फैमिली का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन यांग लैंगचैंग है, पर ये इस डीमन आइसलैंड में क्या करने आया है। ये बंदा जमीन पे लैंड होते हुए अपने बीस्ट के जरिए जनरल चाओ को काफी बुरी तरीके से डरा देता है। लैंगचैंग उन कैदियों के पास से उनका स्क्रॉल ले लेता है, जिसमें बाकी सारे कैदियों के नाम लिखे हुए थे। हमें यहाँ पर लैंगचैंग के बारे में और भी बातें पता लगती हैं कि ये यांग फैमिली का सेकंड यंग मास्टर है। ये बंदा चाओ को देखने के बाद कहता है कि चाओ, एक स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन और एक जनरल होने के बावजूद भी तुम यहाँ पर काफी मुश्किल से सरवाइव कर रहे हो, आखिर यहाँ तक पहुँचे कैसे। जिस पर तो चाओ उनके आगे झुकते हुए कह रहा था कि यंग मास्टर, मैं तो बस आपकी फैमिली की हेल्प कर रहा था और देखो आज मेरी हालत क्या हो गई। ये सुनकर लैंगचैंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारी फैमिली का नाम लेने की, जिसका नमक खा रखा है उसी की बदनामी कर रहे हो। तुमसे जो करने के लिए कहा गया था वो तो तुमसे किया नहीं गया। वो लड़का आज भी जिंदा घूम रहा है। अब ये बात सुनने के बाद तो चाओ का सारा गुस्सा अपने बीस्ट पर निकल रहा था। तो अब चाओ यांगचैंग को फिर से मनाने के लिए उसे कह रहा था कि आपको एक बार मेरी बातें सुन लेनी चाहिए। अब वो उसे क्या बताता है ये हमें अभी नहीं बताया जाता। नेक्स्ट सीन में हमें ट्री केव का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मोलियान फॉक्सी के साथ रेस्ट कर रहा होता है। वो सोते हुए सपने में अपने फादर को देखता है, जो कि उसे जगा रहे थे, जहाँ वो अपने फादर को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फ्लैशबैक के जरिए हमें पता लग रहा था कि उसके फादर के साथ उसकी बॉन्डिंग कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि उसके फादर उसे सोल पेट ढूंढने को कह रहे थे। वो बिल्कुल दोस्तों की ही तरह काफी ज्यादा टाइम एक साथ एंजॉय करते हैं, जहाँ हमें पता लगता है कि मोलियान के फादर कितने ज्यादा चुलबुले किस्म के थे कि वो अपने बेटे को फंसाकर वहाँ से निकल जाते हैं और मोलियान के पीछे हाथ धोकर एक रॉक मॉन्स्टर पड़ जाता है, जिससे वो काफी बुरी तरीके से डर गया था और अपने फादर को कह रहा था कि आपने फिर से मुझे चीट किया। उसके फादर उससे कहते हैं कि मैं तो बस तुम्हें सिखा रहा हूँ कि अपने सामने मुसीबत को देखकर डरते नहीं है, बल्कि उसका सामना करते हैं। उसके फादर उसे आने वाली प्रॉब्लम्स के लिए टफ बना रहे थे, जहाँ बचा होने की वजह से मोलियान इन सारी चीजों पर ध्यान नहीं देता, बल्कि वो तो मॉन्स्टर से डर के काफी बुरी तरीके से भागने लगता है, जिससे पता लगता है कि वो पहले कितना डरपोक हुआ करता था। अपने फादर की इन्हीं सारी शरारतों की वजह से वो अपने फादर से गुस्सा भी हो जाता था, जहाँ उसके फादर एक दिन उसे मनाते हुए कहते हैं कि उनके सोल पेट का नाम मोई है, जो कि उसने फॉक्सी का नाम रखा है। डैड अपने सोल पेट के बारे में बता रहे थे कि तुम्हें पता है मैंने उसे क्यों चूज किया था, क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मुसीबत में कभी मेरा साथ नहीं छोड़ता। उसको देखकर मुझे भी फाइट करने की हिम्मत मिलती है। तो मेरे बेटे, मैं चाहता हूँ कि तुम भी अपने लिए एक ऐसा सोल पेट ढूंढो जो मोई की तरह तुम्हारा साथ दे। डैड का सोल पेट सच में काफी ज्यादा खतरनाक था, पर डैड कहते हैं कि उसे चूज करने के पीछे एक और रीजन ये है कि वो बहुत ज्यादा हैंडसम है ना। इसी बीच उनके क्लैन पर यांग फैमिली के एल्डर्स ने अटैक कर दिया था। तो उसके फादर मोलियान को अपनी आखिरी निशानी वो लॉकेट पहनाते हुए कहते हैं कि हमारे मो क्लैन पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ गई है, जिसे सॉल्व करने के लिए उन्हें जाना पड़ेगा। तो वो मोलियान को अपना ख्याल रखने का बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। मोलियान इस घटना को याद करके अपने फादर को रोकने की काफी ज्यादा कोशिश कर रहा था, पर ऐसा करते हुए उसकी आंख खुल जाती है और अपने सामने फॉक्सी को देखने के बाद उसे याद आ जाता है कि वो तो बस सपना देख रहा था। फॉक्सी उसे परेशान देखकर उसे चाटना शुरू कर देती है ताकि वो काम डाउन हो जाए। तो वो फॉक्सी को समझाता है कि वो ठीक है, उसने तो बस एक प्यारा सा सपना देखा था जो कि उसके पास से जुड़ा हुआ है, पर ऐसा करने की वजह से अब उसे फाइट करने की हिम्मत आ गई है। मोलियान तो वहाँ से बाहर निकलने की तैयारी कर रहा था, पर तभी उसे ब्लड की काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है। तो वो वहीं छुपकर देखने लगता है कि आखिर माजरा क्या है। तभी दूर से कल रात वाला प्रिजनर तेजी से भागते हुए आगे बढ़ रहा था कि तभी एक बीस्ट के खतरनाक अटैक करने की वजह से वो गिर जाता है। ये काफी खतरनाक ब्लड बीस्ट था, जिसे देखकर मोलियान समझ जाता है कि ये यांग फैमिली का बीस्ट है और इसके ओनर का नाम ओकाजिमा है। उसे समझ नहीं आता कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ वो प्रिजनर डर के मारे उससे रहम की भीख मांग रहा था, पर सामने वाला पर्सन उसे माफ करने से मना करते हुए कहता है कि रात वाला वो मैप कहाँ पर मौजूद है। अब ये वही प्रिजनर्स थे जिनके पास से वो स्क्रॉल गिर गया था। इन्हें नहीं पता था कि वो स्क्रॉल आखिर कहाँ गया, तो ये कुछ जवाब नहीं दे पाता, पर सामने वाला पर्सन उसे जान से मारने की धमकी देते हुए वो मैप मांगने लगता है। उसे वहाँ देखने के बाद मोलियान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ वो प्रिजनर उसे कहता है कि मेरे पार्टनर के पास वो स्क्रॉल था, मुझे उस स्क्रॉल के बारे में कुछ भी नहीं पता, आपको उसे ढूंढना चाहिए। तो जब इस ओकाजिमा को कोई मैप नहीं मिलता तो वो इस बंदे को अपने पेट के जरिए मरवा देता है। उन लोगों की इन्हीं सारी हरकतों की वजह से यहाँ
यहाँ पर मोलियान को पता लग गया था कि इस स्क्रॉल में छुपे हुए मैप की वजह से यांग फैमिली के सभी लोग यहाँ पर मौजूद हुए हैं। शायद उन्हें किसी ट्रेजर के बारे में पता लगा है, इसीलिए वो लोग सारे मैप्स को इकट्ठा करके उस ट्रेजर का पता लगाना चाहते हैं। अब तक वो ओकाजिमा भी अपने मैप को देखते हुए गुस्सा कर रहा था कि अब तक सिर्फ उसके हाथ एक ही मैप लगा है। अब इतने घने जंगल में वो बाकी सारे मैप्स को कहाँ ढूंढता फिरेगा। हमें पता लगता है कि लैंग चांग असल में इस ओकाजिमा का अंकल है, जिसने कि उसे ये मैप लेने के लिए भेजा है। फिलहाल तो इस ओकाजिमा के हाथ में रखा हुआ मैप ग्लो कर रहा था, जिससे कि उसे पता लग जाता है कि दूसरा मैप उसके आसपास मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ अब तक मोलियान भी समझ गया था कि इस मैप पे एक तरीके का स्पेल कास्ट किया हुआ है, जो कि दूसरे मैप के कांटेक्ट में आते ही ग्लो करना शुरू कर देता है। तो अब उसे पता लग गया था कि अब वो फंसने वाला है। वहीं ओकाजिमा मोलियान को ढूंढना शुरू कर देता है, ये कहते हुए कि लगता है कि कोई चूहा बिल में छुपा हुआ है। अब मोलियान को पता लग गया था कि वो फंस गया है, तो वो फॉक्सी को इशारा करता है कि वो जाकर एक जबरदस्त स्लैश लगाए। तो फॉक्सी पेड़ से जंप करते हुए एक ब्लड स्लैश लगाती है, जिसे तो ओकाजिमा के उस बीस्ट ने काफी आसानी से रोक लिया था। मोलियान भी जंप करके उसके सामने आ जाता है, जिसे देखने के बाद ये कह रहा था कि तुम यहाँ। तो मोलियान उसकी बात सुनते हुए कहता है कि तुमने ही तो हमारी ये हालत की है, अब यंग फैमिली की बदौलत तो मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। मोलियान का ये रवैया देखने के बाद यहाँ पर ओकाजिमा को काफी ज्यादा डर लग रहा था। वो कहता है कि कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट निकल रहा है। क्या ये वही लड़का है जो कुछ महीनों पहले तक इतना डरा सहमा रहता था और अपनी फैमिली के प्रोटेक्शन के अंडर रहता था, और अब इसका लुक और ऑरा सच में काफी ज्यादा पावरफुल फील हो रहा है। यहाँ मोलियान बिना डरे उससे पूछता है कि मुझे बताना चाहोगे कि यंग फैमिली के कितने लोग यहाँ पर मौजूद है और क्या करने आए हैं? अगर बता दिया तो फिर मैं ट्राई करूंगा कि तुम्हें ज्यादा दर्द भरी मौत ना दूं। मोलियान की बातें सुनने के बाद ये बंदा कह रहा था कि तुम मुझे जान से मारोगे, जिसके सोल पेट ने ही उसे अपना मालिक मानने से इनकार कर दिया था, जो पास्ट में एक सोल पेट मास्टर बनने के लायक भी नहीं था, वो मुझे जान से मारना चाहता है। ये बोलने के बाद वो अपने ब्लड बीस्ट से कहता है कि इसकी गर्दन पे काट कर इसकी गर्दन धड़ से अलग कर दो। उस ब्लड बीस्ट को तेजी से आगे बढ़ता देखकर फॉक्सी उस पर एक जबरदस्त स्लैश लगाती है, जिससे हिट होकर वो स्लाइड करता हुआ पीछे हट जाता है। ये अटैक देखने के बाद ये बंदा जोर से हंसते हुए कहता है कि एक मून लाइट फॉक्स जिसका अटैक इतना ज्यादा बेकार था, मुझे तो लगा था कि तुम्हारा सोल पैड सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, पर ये तो एक त्रैश है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद तो फॉक्सी और मोलियान दोनों को ही काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ वो बंदा इन दोनों का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मोलियान तुम सच में गैंगलोर सिटी के एक जोक बनने के लायक हो। वो जोर जोर से हंसते हुए अपने ब्लड बीस्ट को कहता है कि जाकर एक ही बार में उस फॉक्स को गटक लो। तो उसे आगे बढ़ता देखकर यहाँ पर मोलियान काफी ज्यादा गुस्से में फॉक्सी को सीक्रेट अटैक करने को कहता है। तो फॉक्सी भी तेजी से आगे बढ़ते हुए ब्लड स्प्लिटिंग मून ब्लेड का यूज करती है। ये अटैक इतना जबरदस्त था कि फॉक्सी लगातार स्लैशेस मारते हुए उस ब्लड बीस्ट का काम तमाम कर चुकी थी, जिसे देखने के बाद तो इस ओकाजिमा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि उसे बेवकूफ बनाया गया। उसके तो होश उड़ जाते हैं, कुछ सोचने समझने के लायक ही नहीं बचता। डर से उसकी हालत खराब हो जाती है। वो बंदा कहता है कि पहले तुम लोग कमजोर होने का नाटक कर रहे थे ना, ताकि तुम लोग ये सीक्रेट अटैक करके मेरे बीस्ट को मार सको। तो उसकी बातें सुनने के बाद मोलियान एक काफी क्रीपी स्माइल करते हुए कहता है कि तुमने अभी पता लगाया, पर अब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी है, क्योंकि फॉक्सी ने अटैक कर करके उस बीस्ट का काम तमाम कर दिया था और अब फॉक्सी तेजी से बढ़ते हुए उस इंसान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही थी। पर वो बंदा अपने आसपास एक विंड फॉर्मेशन क्रिएट करके फॉक्सी को खुद से दूर कर देता है, जिससे फॉक्सी स्लाइड करते हुए काफी पीछे हट चुकी थी। इधर ये बंदा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है अपने बीस्ट के मरने पर, और फिर वो अपने दूसरे बीस्ट को समन करते हुए कह रहा था कि मोलियान अब देखना, मैं तुम्हें टुकड़ों में काट डालूंगा। ये बीस्ट ब्लड थर्स्टी बीस्ट ही था, पर 4th स्टेज का, जो कि पहले वाले से भी ज्यादा खतरनाक था, जिसे देखकर मोलियान समझ जाता है कि अब फॉक्सी खतरे में पड़ने वाली है, क्योंकि इस बीस्ट का अटैक काफी ज्यादा फास्ट और पावरफुल होता है। और मोलियान को पता था कि फॉक्सी का डिफेंस इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो इसके अटैक्स को हैंडल कर पाए। तो मोलियान फॉक्सी से कहता है कि तुम्हारे लिए इसे डील करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, तो तुम वापस चली जाओ, मैं निंग के साथ मिलकर इसके साथ फाइट करने का ट्राई करता हूँ। पर मोलियान की बातें सुनने के बाद फॉक्सी गुस्से में अपने ओरिजिनल फॉर्म में आते हुए ये दिखा देती है कि वो अंदर नहीं जाएगी, बल्कि फाइट को कंटिन्यू करेगी। फॉक्सी का ये बिहेवियर देखने के बाद मोलियान कहता है कि अब जब तुम फाइट करना ही चाहती हो तो जी जान से करना। वहीं दूसरी तरफ सामने वाले ओपोनेंट का बीस्ट काफी जोर से रोर करते हुए आगे बढ़ना शुरू कर देता है, और वहीं फॉक्सी दूसरी तरफ वही सीक्रेट अटैक ट्राई करते हुए उसके अटैक को डॉज करते हुए उसके पीछे चली जाती है। मोलियान फॉक्सी को इस बीस्ट से डिस्टेंस बनाकर फाइट करने को कह रहा था, जहाँ अब वो उसे आई फ्लेम यूज करने को कहता है। तो
फॉक्सी ऐसा ही करती है, अपनी आंखों से फायर फ्लेम रिलीज करना शुरू कर देती है। इस अटैक से हिट होने के बाद वो ब्लड थर्स्टी बीस्ट काफी बुरी तरीके से तड़पना शुरू कर देता है। फिर वो जैसे तैसे खुद को संभालते हुए वापस खड़ा हो गया था तो उसका मास्टर उसे कहता है, क्या लड़कियों की तरह तड़प रहे हो, एक खतरनाक अटैक करके इसकी गर्दन उड़ा दो। जैसे ही वो बीस्ट फॉक्सी की तरफ आगे बढ़ता है, मोरियान उसे शैडो टेक्निक का यूज करने को कह रहा था, जिससे फॉक्सी उसके तेज अटैक को काफी इजिली डॉज कर पा रही थी। फॉक्सी उसे अपने पीछे पीछे दौड़ाने लगती है, जिससे वो बीस्ट भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। उसका मास्टर उसे कह रहा था, क्या चूहे बिल्ली की तरह उसे चेज कर रहे हो, मैंने कहा ना उस पे एक खतरनाक अटैक करो। अब वो अपने ऑरा को भी रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से उसका बीस्ट अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। इस अर्थक्वेक टेक्निक का यूज करने की वजह से वो जैसे ही जमीन पर जोर से पांव रखता है, जमीन का हिस्सा धीरे धीरे टुकड़ों में बंटना शुरू हो गया था। फॉक्सी और मोलियान दोनों ही इस अटैक से बचने के लिए पेड़ के ऊपर जंप कर देते हैं। तो अब मौका पाकर सामने वाला ओपोनेंट एक बवंडर टाइप का क्रिएट कर देता है, जिसके बीस्ट के इस अटैक से फॉक्सी उसमें फंस जाती है। वो निकलने की कोशिश कर रही थी पर निकल नहीं पाती। इससे पहले कि वो उस अटैक से हिट होकर जमीन पे गिर जाती, मोलियान उसे विन अटैक करके बचा लेता है और अब सामने वाला पर्सन अपने बीस्ट को एक ब्लड ब्लेड अटैक करने को कहता है, जिसके अटैक करने की वजह से मोलियान जिस डाली पर खड़ा था वो डाली टूटकर गिर जाती है। मोलियान के जमीन पर आते ही ये बंदा अपने फॉगी वाइन्स का यूज करना शुरू कर चुका था। अब उसके इस अटैक की वजह से चारों तरफ से उन्हें बेलें घेर चुकी थी और आसपास काफी बुरी तरीके से धुंध छा गया था। मोलियान को खतरे में देखने के बाद फॉक्सी तेजी से उसके पास आने लगती है। इधर वो वाइन्स मोलियान को ट्रैप कर पाती, उससे पहले ये बंदा हंसते हुए कहता है कि देखना अब तुम्हारी लाशें बिछी होंगी यहाँ पर फॉक्सी उन वाइन्स को डॉज करते हुए आगे बढ़ने लगती है और वहीं मोलियान उन वाइन्स को रोकने के लिए अपनी आइस पावर का यूज करते हुए उन सभी को फ्रीज कर चुका था। तो फॉक्सी आगे बढ़ते हुए उस बीस्ट पर चार्म अटैक करती है, जिसका पता लगते ही उसका मास्टर अपने बीस्ट के ऊपर से वो चार्म अटैक हटा देता है। अब इससे पहले कि फॉक्सी उस बीस्ट पर कोई अटैक कर पाती, वो उसे हिट करते हुए दूर फेंक चुका था। मोलियान भी आगे बढ़ते हुए फॉक्सी को बचा नहीं पाता, क्योंकि वो खुद वाइन से ट्रैप था। अगर वो इन वाइन्स को टच कर देता तो पॉइजन उसकी बॉडी में फैल जाता। यहाँ उस ब्लड थर्स्टी बीस्ट का ओनर कहता है कि इस फॉक्स को छोड़कर इसके ओनर को पकड़ो, उसे जान से मार दो। अब अपने मास्टर की बात सुनने के बाद इससे पहले कि वो बीस्ट हमारे मोलियान पर अटैक कर पाता, तभी मोलियान निंग के साथ कांटेक्ट करके अपने आगे आइस वॉल क्रिएट कर लेता है, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि उस बीस्ट के काफी बार हिट करने के बाद भी तोड़ नहीं पाता। और उसका मास्टर फ्रस्ट्रेट होकर कहता है कि और ज्यादा फोर्स लगाओ, पर इससे भी उसे कोई फायदा नहीं होता, बल्कि इस वॉल को कुछ भी नहीं हुआ था। वहीं दूसरी तरफ फॉक्सी काफी ज्यादा गुस्से में उस बीस्ट को हिट करने की कोशिश कर रही थी, पर कर नहीं पाती। ये देखने के बाद वो बंदा कहता है कि जैसा इसका मालिक वैसे ही ये बेवकूफ फॉक्स, ये जानते हुए भी कि वो मेरे बीस्ट को हरा नहीं पाएगी, फिर भी कोशिश किए जा रही है। ये बंदा लगातार मोलियान और फॉक्सी की बुराई किए जा रहा था, जिसे सुनकर मोलियान को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। दूसरी तरफ वो बंदा ऐसे दिखा रहा था जैसे कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है और फ्यूचर में और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। यहाँ वो अपने यंग फैमिली के बारे में बात करने लगता है, जिसे सुनने के बाद मोलियान को अपने फादर की याद आ रही थी। किसी यंग फैमिली की वजह से उसके फादर उसके साथ उसका बर्थडे मनाए बिना वहाँ से चले गए और दोबारा कभी लौट के नहीं आए। यहाँ तक कि इसी यंग फैमिली की वजह से उसका क्लैन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया। अब उन्हें इसके अंडर रहना पड़ रहा है। मोलियान ये सारी बातें याद करते हुए बुरी तरीके से गुस्से से भर चुका था। दूसरी तरफ वो बीस्ट जोर जोर से रोर कर रही थी, पर फॉक्सी उसके सामने का वो बॉल तोड़ देती है उससे फाइट करने के लिए। मोलियान फॉक्सी से कहता है कि वापस आ जाओ, मुझे अब निंग को लाने दो, आगे की फाइट वो संभाल लेगा। पर फॉक्सी अंदर जाने को तैयार नहीं थी, बल्कि अपना ऑरा रिलीज करते हुए वो अपना गुस्सा शो करने लगती है, जोर जोर से रोर करके, जिसे ऐसा करता देखकर मोलियान भी काफी ज्यादा हैरान था। वहीं उसका ओपोनेंट हंसते हुए कहता है कि कितना बेवकूफ फॉक्स है, एक तो पावरफुल भी नहीं है, ऊपर से अपने मास्टर की कोई बात भी नहीं सुनता। फॉक्सी अपने मास्टर के बारे में ऐसी बातें सुनने के बाद और ज्यादा गुस्से में रोर करने लगती है। उसे इतने ज्यादा गुस्से में रोर करता देखकर मोलियान को याद आता है कि फॉक्सी ने क्लिफ के ऊपर भी कुछ ऐसा ही किया था। तो क्या इसका मतलब ये है कि फॉक्सी अब ब्रेक थ्रू करने वाली है? और होता भी ऐसे ही है। फॉक्सी की आंखों से काफी ज्यादा तेज रोशनी निकलना शुरू हो चुकी थी। उसके चारों तरफ काफी पावरफुल और स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होना शुरू हो जाता है और वो वन टेल फॉक्स से टू टेल फॉक्स में कन्वर्ट हो जाती है। उसका ये डेमोनिक ऑरा देखने के बाद वो बीस्ट जो कि तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था, डर के मारे वहीं रुक जाता है। और उस स्ट्रॉन्ग एविल स्पिरिट को वहां देखने के बाद तो इस बंदे की भी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। वो तो बस यही सोच रहा था कि आखिर इस छोटी सी फॉक्स के अंदर से इतनी ज्यादा खतरनाक डेमोनिक एनर्जी कैसे रिलीज हो सकती है। वही फॉक्सी ब्रेक थ्रू के साथ साथ धीरे धीरे म्यूटेड होते हुए थ्री टेल डीमन फॉक्स बन जाती है। ये खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन देखने के बाद तो उस बंदे के गले से थूक भी नहीं गटक रही थी। वहीं अभी तक लगातार वो ऑरा रिलीज होता देखकर
मोलियान समझ गया था कि अभी तक ये म्यूटेशन खत्म नहीं हुआ है। वही फॉक्सी का डेमोनिक ऑरा और ज्यादा तेजी से इंक्रीज हो रहा था क्योंकि अब वो एक 5 टेल डीमन फॉक्स में कन्वर्ट हो चुकी थी। फॉक्सी का पूरा म्यूटेशन खत्म होने के बाद जब वो ट्रांसफॉर्म होती है तो अब वो एक 6 टेल डीमन फॉक्स में कन्वर्ट हो चुकी थी। उसका वो खतरनाक ऑरा देखने के बाद तो ये बंदा सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, उसे इतना ज्यादा प्रेशर फील होने लगता है। साथ ही वो कह रहा था कि ये कोई नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है बल्कि ये एक रेशियल वेरिएशन है। आखिर एक छोटी सी फॉक्स ट्रांसफॉर्म होकर 6 टेल डिमोनिक फॉक्स में कैसे कन्वर्ट हो सकती है। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि एक बार में जो फॉक्स सिर्फ एक टेल को इंक्रीज कर सकती है वो स्किप करते हुए 6 टेल को कैसे ट्रांसफॉर्म कर चुकी है। वो उस डीमन फॉक्स की पावर को देखने के बाद पूरी तरीके से हैरान था। उस पर तो सबसे ज्यादा उस बंदे को इस बात से हैरानी हो रही थी कि ये 9 टेल फॉक्स असल में हमारी मोलियान की है। अगर उसने अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो उसे यकीन नहीं होता कि इतना पावरफुल पेट भी एग्जिस्ट करता है। दूसरी तरफ फॉक्सी अपना डेमोनिक फ्लेम रिलीज करते हुए एक जबरदस्त स्लैश सामने वाले बीस्ट पर लगाती है जिससे उसका खेल खत्म हो चुका था। एक अटैक में उस बीस्ट को मारने के बाद अब वो सीधा उसके ओनर पर झपट्टा मारती है। अपने ऊपर मौत को खड़ा देखकर वो बंदा रहम की भीख मांगने लगता है कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें यंग फैमिली की सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। मुझे मिलाकर इस पूरे जंगल में यंग फैमिली के 5 मेंबर्स मौजूद हैं जिन्हें की लैंग चैंग कंट्रोल कर रहा है और वो सभी यहाँ पर ट्रेजर ढूंढने आए हैं। मोलियान ये सारी न्यूज सुनने के बाद फॉक्सी को उसे छोड़ने को कहता है और उससे पूछ रहा था कि तुम लोग यहाँ पर कौन सा ट्रेजर लेने के आए हो। वो बंदा डरते हुए मोलियान के सामने झुकते हुए कह रहा था कि असल में हम लोग एल्डर शिया से छुपते छुपाते यहाँ पर आए ताकि वो सारे के सारे मैप हासिल करके ब्लड आई मैडनेस नाम की उस टेक्निक को हासिल कर सके। जिसके बारे में सुनने के बाद मोलियान कहता है कि ये तो यंग फैमिली का सीक्रेट मेथड है ना। वो बंदा कहता है कि हाँ ये यंग फैमिली का सीक्रेट मेथड है लेकिन जो उनके पास है वो इनकम्प्लीट है, इसलिए वो सभी यहाँ आकर उस मेथड को हासिल करना चाहते हैं। उन्हें उड़ती उड़ती खबर मिली थी कि इस बार 3000 प्रिजनर्स के बीच में जो भी विनर होगा उसे मिलने वाला इनाम ये खास मेथड है जो कि पूरा का पूरा वर्जन है ब्लड आई मैडनेस का। तो यंग फैमिली अपनी पावर को इंक्रीज करने के लिए उस मेथड को हासिल करना चाहती है। जैसे ही मोलियान को इस बारे में पता लगता है वो काफी गुस्सा होते हुए कह रहा था कि यंग फैमिली उस मेथड को हासिल करने का प्लान बना रही है ताकि वो स्ट्रॉन्ग होकर चू फैमिली को खत्म कर सके, है ना। वो तो इतनी बुरी तरीके से मना करने लगता है कि जैसे कि ये उनका प्लान बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर बड़ी ही चालाकी से वो मोलियान को मारने के लिए अपने पास से छोटा सा खंजर निकाल लेता है। उसे तो लग रहा था कि उसकी ये ट्रिक कामयाब रहेगी पर फॉक्सी उसे भून देती है। उसके मरने के बाद मोलियान उसके पास मौजूद सारी चीजें कलेक्ट करते हुए कह रहा था कि ये लोग चू फैमिली के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। इन्हें पता है कि अगर चू फैमिली रही तो यंग फैमिली कभी न कभी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, इसलिए ये लोग किसी भी तरीके से बस चू फैमिली को खत्म करना चाहते हैं, पर मैं ऐसा होने नहीं देने वाला। ये बोलने के बाद मोलियान सारी चीजों को कलेक्ट करता हुआ फॉक्सी के साथ वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब तक लैंग चैंग के जरिए चाओ को भी पता लग गया था कि वो लोग यहाँ पर क्या करने आए हैं। तो चाओ उनके साथ मिलकर कहता है कि ठीक है मैं यंग फैमिली के लिए वो सारे स्क्रॉल्स कलेक्ट कर लूंगा। एक स्क्रॉल तो उसके पास ही मौजूद था जो कि वो यंग फैमिली को ऑफर करने लगता है, ये कहते हुए कि क्या आप लोग मुझे यहाँ से निकलने में हेल्प करोगे अगर मैं आपको वो सारे के सारे ट्रेजर्स ला दूं। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर मैं 3 सालों तक यहीं पड़ा रहूंगा और फिर बाहर आपकी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं होगा। लैंग शेम को ये ऑफर काफी काम का लगा था तो वो चाओ के पास से उसका वो ट्रेजर मैप लेते हुए कहता है कि ठीक है मुझे तुम्हारी डील मंजूर है पर वो सारे के सारे स्क्रॉल्स मेरे पास होने चाहिए। ये बोलने के बाद वो उस स्क्रॉल को चेक करता है जिसमें से एक छोटी सी एनर्जी रिलीज हो जाती है जिसे देखकर लैंग शेम थोड़ा सा हैरान नजर आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ हमें फॉक्सी को दिखाया जाता है जो कि क्लिफ के ऊपर काफी तेजी से रॉर करते हुए अपनी एनर्जी रिलीज कर रही थी क्योंकि फाइट जीतने और ब्रेक थ्रू करने की वजह से वो काफी ज्यादा खुश है और अपनी चोट को हील करते हुए वो वापस से मोलियान के पास पहुंच जाती है जो कि केव में रेस्ट कर रहा था। अपनी 6 टेल छोटी सी फॉक्स को देखने के बाद वो उसे रेस्ट करने को कहता है क्योंकि आज उसने काफी ज्यादा हार्ड वर्क किया है। फॉक्सी को वापस भेजने के बाद मोलियान अपने लेवल को चेक कर रहा था क्योंकि फॉक्सी के ब्रेक थ्रू करने की वजह से उसका भी सोल मास्टर होने का रियाल्म इंक्रीज हो चुका है और वो यीन यान रियाल्म पर है। वहीं दूसरी तरफ वो वाइट डीमन जो कि 3rd स्टेज पर पहुंच गया है उसकी वजह से भी मोलियान अब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। मोलियान वाइट डेविल को बाहर बुलाकर उसे अपनी सोल को कंज्यूम करा रहा था ताकि वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके क्योंकि मोलियान को पता था कि आगे आने वाले सफर में उसे लैंग चेंग के साथ भी फाइट करनी होगी जो कि यान फैमिली में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है। मोलियान व्हाइट डेविल को बाहर निकालने के बाद सोच रहा था कि ये अभी 3rd स्टेज पर है पर व्हाइट डेविल की एनर्जी देखने के बाद वो काफी ज्यादा शॉक होते हुए कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि व्हाइट डेविल भी ब्रेक थ्रू करते हुए 4th स्टेज पर पहुंच गया था। वैसे तो मोलियान उसके ऑरा से हिट होकर गिर जाता है लेकिन उसका लेवल देखने के बाद वो काफी ज्यादा शॉक था। इसके बाद हमें लैंग चेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने बीस्ट पर बैठकर आसमान से उस जंगल पर नजर रख रहा था। उसे भी व्हाइट आई डेविल के बारे में थोड़ी सी
नॉलेज थी, तो उसे बस मोलियान को ढूंढने के लिए उस व्हाइट आई डेविल को ढूंढना है। ये सोचते हुए वो तेजी से आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक केव पर पड़ती है जिसमें से काफी ज्यादा तेज रोशनी निकल रही थी। तो वो अपने बीस्ट के साथ उसी रास्ते में मुड़ जाता है और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।